अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द दानी जे पॉडकास्ट। आज मैंने एक और दोस्त को मैंने इनवाइट किया टू द पॉडकास्ट। इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो फ्रॉम फास्ट। आप ये देख रहे हैं एक पैटर्न चल रहा है मेरे पॉडकास्ट में। तो वेलकम यार इकराम टू द पॉडकास्ट। गुड टू हैव यू हेयर। ऑल्सो मैं टॉप राइट में देखूँ तो बेसिकली मैंने अपना जो लैपटॉप है ना वो वहाँ पे सेट किया हुआ है, तो आई कैन सी इकराम अभी। तो हाँ, वो बस सेटअप इस तरह हुआ हुआ है। खैर, यार इकराम, पहले तो मैं ये सवाल पूछना था तुम्हारे से कि लाइक थोड़ा सा ना अपने जो अर्ली अपब्रिंगिंग और जो अर्ली तुम्हारी एजुकेशन थी उसके बारे में ज़रा बताना मुझे। जी वालेकुम अस्सलाम दानियाल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू पॉडकास्ट। इट्स अ प्रिविलेज टू बी ऑनेस्ट। बहुत देर से आपकी पॉडकास्ट देख रहा हूँ, जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, जब से हम दोस्त बने हैं तब से ही आई थिंक मैंने आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी पॉडकास्ट ही देखनी हुई हैं। तो आई आई नेवर थॉट के आई वुड बी अ गेस्ट। खैर, जी एवरीवन, माय माय नेम इज़ इकराम। मैं बेसिकली आई बिलोंग टू अ family that has background from Faisalabad, not the city, but तहसील समुंदरी फ्रॉम तानलियावाला। तो मेरी अपब्रिंगिंग थोड़े से देसी घराने में ही हुई है। आई वॉज बेसिकली बोर्न इन शेखुपुरा। सो आप पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि वाई शेखुपुरा, वाई नॉट फैसलाबाद, या वाई नॉट तानलियावाला, वेयर माई फैमिली इज़ फ्रॉम। So my father used to work as a textile engineer. So he has like 35 year background in textile engineering. तो uh, तो उनकी जॉब कुछ ऐसे होती थी कि उनकी जॉब किसी फैक्ट्री में एज अ जनरल मैनेजर या एज अ मैनेजर या वट एवर पोस्ट ही वाज ऑन, इस तरह लगती थी, और उनको वहाँ पे अकोमोडेशन मिलती थी, और वो सारी फैमिली के साथ ही हम फिर शिफ्ट होते थे जब भी उनको कहीं नई जगह जॉब मिलती थी। तो when I was about to be born, my father was working in Sheikhupura, तो नियर शेखपुरा इन वॉरबटन। तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। तो मैं घर में तकरीबन सबसे छोटा हूँ। द एल्डर ब्रदर मेरे से जो बड़ा है वो 7 साल मुझसे बड़ा है। तो देर इज़ क्वाइट अ गैप बिटवीन मी एंड माई सिबलिंग्स इन टर्म्स ऑफ एज। तो मैं बड़े लाड प्यार में बड़ा बड़ा हूँ। मैं उस तरह नहीं, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि घर का बड़ा बेटा होता है जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है घर वालों की तरफ से। आई वॉजेंट रियली दैट गाय। मुझे ज़रा लाड प्यार में बड़ा किया गया था। तो आई वॉज द स्पॉइल्ड वन, नॉट रियली स्पॉइल्ड, बट आई वॉज द वन जिस पे थोड़ी सी टेंशन ईज हुई थी। उस पर कोई ये नहीं था कि तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने कुछ बनना है। उस पर ये था कि अच्छा, तुम जो चाहते हो तुम बन जाओ। तो हम्म। यस, दैट इज़ where I got my start literally in life। और उसके बाद जो स्कूलिंग थी मेरी वो इस तरह थी कि हमारी फैमिली में कभी भी बहुत ही प्रीमियर एजुकेशन नहीं की गई। उसको इस तरह नहीं समझा गया कि आप अगर बहुत ही कोई महंगे स्कूल में पढ़ोगे फिर ही आप अच्छी एजुकेशन दोगे। तो इवन माय सिबलिंग्स, दे ऑल स्टडीड इन होम्स जो कि जैसे आपके सोसाइटीज़ में घरों में बेस्ड होते हैं स्कूल्स। तो उन्हीं तरह के स्कूल्स में उन्होंने भी एजुकेशन की, क्योंकि हम तब लिटरली रहते भी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में थे। तो देर इज़ नॉट रियली अ प्रीमियर स्कूल और प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट देयर। तो इस तरह नहीं हो सकता था कि वो कोई वहाँ पे कोई एल जी एस या लकास इस तरह की कोई फैसिलिटी हो। तो इसी तरह उन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग भी इसी तरह हुई थी। तो जब मैं स्कूलिंग की एज में था, तो like we shifted to Lahore when I was about to turn 5. I was still 4 years old at that time. I think we shifted to Lahore at the end of 2006. तो ऑल दो मैं कहता हूँ कि मैं फैसलाबादी बैकग्राउंड से हूँ या मैं शेखुपुरा में पैदा हुआ, आई हैव बीन लाहौरी फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ऐसा। लेकिन क्योंकि मेरे सिबलिंग्स की भी कुछ इस तरह की एजुकेशन थी कि उन्होंने भी छोटे मोटे स्कूलों में ही पढ़ा हुआ था। तो
जब मेरी पढ़ाई की बारी आने लगी थी तो माय पेरेंट्स डिसाइडेड कि ठीक है, इसको भी किसी ऐसे स्कूल में करवाते हैं जो घर के पास हो, कन्वीनियंस हो, मतलब बंदा लेने चले जाता है, पेरेंट्स लेने चले जाते हैं, या कोई लंच बॉक्स वगैरह अगर मुझे देना पड़ता था तो वो घर से भिजवा देते थे लंच के टाइम। लाइक मेरे पास ये प्रिविलेज होता था जो बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं होता था। और दूसरा ये कि जो मेरा पहला स्कूल था, अ, जहाँ पे मैंने आई थिंक जो आपके प्री क्लासेस होती हैं, किंडरगार्टन क्लासेस, उस उनके बाद जहाँ पे मैंने स्टडी की है, तो वो इतना कोई बड़ा स्कूल नहीं था। वो भी तो ऑल दो इट वाज अ को एजुकेशन स्कूल, उसमें लाइक हर क्लास में कोई तकरीबन 10 ही बच्चे थे। तो वहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि टीचर्स बहुत अच्छे थे, बड़े काइंड थे। तो वहाँ पे एक फ़ायदा हमें ये था कि अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में कोई कमी थी या उस वो किसी चीज़ में पीछे था तो उसको वो इंडिविजुअल अटेंशन बड़ी अच्छी मिलती थी। तो हम बड़े ना वेल राउंडेड से एक हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी उस तरह के एक स्कूल में। तो मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट प्ले ग्रुप से लेके 7th क्लास तक वहाँ पे ही पढ़ा है। और उसके बाद जब मेरी उम्र हुई मैट्रिक में एंटर होने की, 8th का ज़माना था तो प्री 9th ही हो जाती है वो भी आपकी। तो तब हम्म। आई माय फादर शिफ्टेड मी फ्रॉम दैट स्कूल टू अ सेमी गवर्नमेंट स्कूल, इट्स द ट्रस्ट स्कूल। वो भी घर के पास ही था। तो जो पहले मेरे पास बेनिफिट्स थे कि घर पास ही है, चल के घर चले गए, या लंच टाइम में मतलब मेरे पास टिफ़िन आ गया, तो वो यहाँ पे भी हम्म। मेरे पास बेनिफिट थे। लेकिन यहाँ पे ये था कि यहाँ पे वो अय्याशी नहीं थी कि जो एक आपको को एजुकेशन स्कूल में मिलती है ना, ये क्योंकि ऑल बॉयज़ स्कूल था। तो यहाँ पे मैं पहले ना बड़ा स्ट्रगल करता था फिट इन होने के लिए, क्योंकि एक तो वहाँ पे जो डेमोग्राफिक आती थी वो बड़ी डिफरेंट काइंड की थी। तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो कि यार मैं किस तरह इनमें फिट इन होऊंगा इन बच्चों में। और दूसरा हम्म। ये कि वहाँ पे मार का बहुत सिस्टम था। मतलब अगर थोड़ा सा भी कोई आप गलती करते हो तो आपको मार पड़ती थी। और मैं इस तरह की, मतलब मेरे भाई ऑल दो इस मतलब वो पढ़े हुए हैं अलामा इकबाल स्कूल के नाल भी उसे। तो वहाँ पे काफ़ी मार का सिस्टम था, तो वो इस तरह के सिस्टम से होके आ चुके हुए थे, लेकिन मैं कभी भी इस तरह के सिस्टम में नहीं था। तो लाइक वो मेरे लिए ना बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था कि यार मैं बिल्कुल ही एक, जैसे कहते हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूलिंग से एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूलिंग में आ गया हूँ, जहाँ पे थोड़ी सी भी गलती करूँ ना तो उस्ताद आगे से मुझे थप्पड़ मार देगा। तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस भी था। उसमें भी आई थिंक थोड़ी सी ग्रूमिंग का एस्पेक्ट है मेरे के, उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो लेकिन आई डोंट थिंक कि वो 3 साल जो मैंने उस स्कूल में गुजारे हैं, आई लुक वेरी फॉन्डली एट देम। बट इट वाज एन ऑलराइट टाइम आई गेस। तो शुरू से ही हमारी एक फैमिली में ये है कि ऑल्दो हम कोई इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े हुए स्कूलिंग लेवल तक, लेकिन हमारी क्योंकि स्कूलिंग थोड़ी सी इस तरह थी कि बड़ी स्पेसिफाइड थी, हमारे ऊपर फोकस किया जाता था इंडिविजुअली। तो वी यूज़ टू एक्सेल एट स्टडीज़। मैं मैट्रिक तक तकरीबन क्लास में टॉप 3 आता रहा हूँ, एटलीस्ट 7 8 तक तो मैं फ़र्स्ट आता था। उसके बाद जब मैट्रिक का ज़माना था तब थोड़ा कंपेटिटिव ज़्यादा हो जाता है आपके लिए, तो आप लाइक मैं फिर टॉप 3 में हो गया था तकरीबन, लेकिन मैं फिर भी अच्छे ग्रेड्स आते थे मेरे। और मेरे सिबलिंग्स का भी ऐसे ही था, वो भी अपने 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 स्कूल्स में मेरा नहीं ख्याल कभी टॉप 3 से नीचे आए होंगे। इवन दो इतना नहीं था कि कोई बहुत एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है हमारी फैमिली का। मेरे अब्बू भी जैसे कहते हैं गांव से ही बिलोंग करते हैं, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। तो हमारा गांव में लाइक 3 मरले का घर था, लाइक दैट वाज ऑल वी हैड। तो कोई ये नहीं है कि हमारी फैमिली में बहुत कोई एकेडमिक बैकग्राउंड था या हमारी फैमिली में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अबव रखा जाता था। मेरे दादा आई डोंट थिंक ही वाज इवन मैट्रिक पास। तो अच्छा। यस। तो लेकिन ये था कि अम्मी अबू थोड़ा फोकस करते थे स्टडीज़ पे हमारी। तो वो कहते थे कि यार एटलीस्ट जो कर रहे हो उसमें तो अच्छे हो ना। तो हम फिर स्टडीज़ पे हम भी फोकस करते थे, हमें पता था, हमें उनको बताने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि पढ़ना चाहिए, हमें खुद ही पता होता था कि यार हमने पढ़ना है। और हमारे इन सिबलिंग्स भी बड़ा ये इस तरह का था कि यार तुम्हारे बड़े भाई
पोजीशन लेते थे तुम्हारा भी बनता है, और मुझे खुद भी फिर एहसास होता था अच्छा यार अगर ये ले रहे हैं तो फिर मुझे भी लेनी पड़नी है, मैं क्यों पीछे हूँ। हम्म। तो तो तब से ना ज़रा कंपटीशन और अंदर का स्टूडेंट काफ़ी ना तब एक्टिव था। तो हुआ ये कि स्कूल के बाद जब मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट लाइक 93%। इवन दो जीसी से मेरा माशाल्लाह। थोड़ा सा मेरिट रह गया था, लेकिन हम्म। आई स्टिल लैंडेड इन एफसी। और मुझे थोड़ी सी उसमें लाइक अच्छी चीज़ भी ये लगी थी कि मेरा भाई भी क्योंकि एफसी से पढ़ा था, तो थोड़ा सा वो मुझे ना किनशिप वाला भी फीलिंग थी कि यार अच्छा मेरा भाई भी पढ़ा है मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो इवन दो ही वॉज 7 ईयर्स ओल्डर देन मी, तो वो तो तब लाइक यूनिवर्सिटी के आखिरी सालों में होगा, लेकिन मुझे ये था कि यार हम्म। आई एम स्टडिंग इन द सेम इंस्टीट्यूट एज माई ब्रदर। और वहाँ के टीचर्स भी मेरे भाई को जानते थे जिन्होंने उनको पढ़ाया हुआ था, तो थोड़ा सा ये भी था कि अच्छा द टीचर्स इवन द टीचर्स नो माई ब्रदर। और आई थिंक जो मेरी मेंटल अपब्रिंगिंग हुई थी ना सबसे ज़्यादा, वो मेरे कॉलेज के ज़माने में ही हुई थी। I didn't really like study that much academically in my college, and I didn't really learn that much academically in my college, लेकिन मुझे जो लाइफ लेसन्स कॉलेज में मिले थे और मुझे ये लाइक डिफरेंट लोगों के साथ घुलना मिलना, बैठ उठना बैठना, और देखना कि लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। पहले मुझे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक हलकात के साथ ही बैठने का मौका मिला था अप टू दैट पॉइंट इन माई स्कूलिंग लाइफ, हम्म। लेकिन अब मैं डिफरेंट तरह के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों के साथ उठता बैठता था। और मेरे कॉलेज की एक अच्छी बात यह भी थी कि दे आई हैव नेवर सीन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे कोई भी ऐसा टीचर ना हो जिसको मैं कह सकूं कि यार इसको सबको पढ़ाना आता है यहाँ पे। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट मैं नहीं देखा जहाँ पे मैं कहूँ कि सबको पढ़ाना आता है यहाँ पे। लेकिन एफसी कॉलेज मेरे ख्याल से वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूट था कि जहाँ पे मैं टीचर्स के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में तो मैं कह सकता था कि यार इसका एटीट्यूड नहीं ठीक, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता था कि यार इसे पढ़ाना नहीं आता। तो अगर मैं वहाँ पे लाइक मेरे एग्ज़ाम्स में नंबर नहीं आते थे तो वो मेरी वजह से थे कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये नहीं था कि टीचर को नहीं आता। तो इवन दैट एस्पेक्ट के मुझे ये भी चीज़ सीखने को मिली कि अच्छा यार टीचर इस तरह भी पढ़ाते हैं, और लाइक एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस तरह पढ़ाई होती है। और काफ़ी वसी था, तो मुझे थोड़े से वो मतलब एक बंकिंग लाइफस्टाइल वो कल्चर से भी मैं इंट्रोड्यूस हुआ। और साथ मैंने एकेडमी भी ज्वाइन की ही थी, तो वहाँ पे भी मुझे बड़े मतलब मैं पढ़ता एकेडमी से था, और कॉलेज में मैं सिर्फ मतलब लाइक आई जस्ट यूज टू गो देयर टू हैव सम फन। हम्म। तो यहाँ से मुझे मतलब आई थिंक काफ़ी लाइफ लेसन मिले हैं कॉलेज से, और आई एम स्टिल थैंकफुल टू दैट इंस्टीट्यूट, इवन दो कोविड की वजह से मेरा आई थिंक एक साल रह गया था ऑलमोस्ट एफसी से, लेकिन आई स्टिल लुक बैक एट दैट टाइम विद वेरी फॉन्ड मेमोरीज। तो जब मैं कॉलेज में था ना, तो तब एंड दिस ऑल्सो कनेक्ट्स टू हाउ आई चोज माई करियर एंड माई प्रोफेशन लेटर ऑन इन लाइफ, एंड हाउ थिंग्स आर ऑल कनेक्टेड। कि जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, ठीक है। तो और एंड ऑल माई फ्रेंड्स हैड फोन्स, नॉट लाइक वेरी लेविश फोन्स और समथिंग, बट दे हैड फोन्स रिगार्डलेस। तो मैं ना लाइक हमेशा मेरे पास एक अब्बू का पुराना आईपैड था, तो वो उन्होंने मुझे दिया था। तो मैं ना उस पर देखता था कि यार अगर मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं कौन सा फ़ोन ले सकता हूँ, अगर मैं सेविंग करूँ या मैं इस तरह जोड़ूँ या पॉकेट मनी जोड़ूँ। तो मैं ना डिफरेंट फ़ोन्स के रिव्यू देखता था, ठीक है। तो मैंने शुरू किया लेनोवो के फ़ोन्स के रिव्यूज़ से, क्योंकि वो बड़े सस्ते आते थे। इंडियन यूट्यूबर से शुरू किया, देन आई लैंडेड ऑन MKBHD, देन मिस्टर मोबाइल, मिस्टर हुज द बॉस, ऑल द टेक चैनल्स। तो ये फ़ोन के रिव्यू देखते देखते ना मैं कुछ इस तरह के रैबिट होल में चला गया कि मैं ना टेक चैनल्स बहुत ज़्यादा देखने लग गया। वो फ़ोन से आगे बात चले गई मैं फिर लैपटॉप्स भी देखता था, मैं आईपैड्स भी देखता था, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती थी मैं देखता था कि अच्छा यार इसका रिव्यू आया है, इसमें क्या चीज़ है। इट गॉट टू अ पॉइंट कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, लेकिन मार्केट में जितने भी फ़ोन थे ना उन सबकी स्पेसिफिकेशंस मुझे पता थी। मुझे ये पता था कि अच्छा आईफोन 12 अब आया तो इसमें आईफोन 11 के मुकाबले क्या चेंजेस आई हैं, और क्या वो वाकई कोई इम्पेक्ट करती हैं कि नहीं। मतलब मैंने पूरे टेक चैनल्स ना देख चुका था, उस पॉइंट पे मैं सारा कुछ देख चुका था उनका। तो
मुझे ना फिर एक इंटरेस्ट पैदा हो गया था टेक्नोलॉजी इटसेल्फ में, कि अच्छा यार अगर ये एप्पल ये चिप्स बनाता है तो हाउ आर दे मेड, हाउ हाउ डज मेमोरी वर्क, हाउ डज कैशिंग वर्क। तो इस तरह की चीज़ों में ना मैं ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेने लग गया। तो तब मैं कॉलेज में था, तो मेरा ना इरादा बना कि यार मैं ना कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता हूँ। वैसे मेरा इरादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का था, हार्डवेयर साइड पे जाने का। लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ वो एक ही यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर रही है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बाकी तब मैंने ये सुना था कि फ़ास्ट पाकिस्तान की प्रीमियर सीएस यूनिवर्सिटी है। तो जब मैंने देखा कि यार ये तो सीएस ऑफ़र नहीं, वो सीई ऑफ़र नहीं कर रहे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं ऑफ़र कर रहे, सिर्फ सीएस कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा लोगों से पूछा, तो वो कहते यार ये तकरीबन एक ही चीज़ होती है, तुम चले जाओ सीएस में। आई डिड नॉट नो कि क्या डिफरेंस है। तो हम्म। मैंने ना फिर कहा कि चलो ठीक है यार, मैं ना फास्ट में अप्लाई करता हूँ, देख लेंगे क्या बनता है। तो मज़े की बात है कि तब कोविड के ज़माने थे, फर्स्ट ईयर के पेपर हमारे कैंसिल हो गए थे, थैंक यू शफकत महमूद। तो अब सेकंड ईयर में हम यही उम्मीद लेके बैठे थे कि सेकंड ईयर के भी कैंसिल हो जाएंगे, जो कि नहीं हुए, सरप्राइज़। तो अब सीन ये था कि पेपर्स ना तकरीबन पास पहुंच गए थे, 2 हफ्ते थे पेपर्स में। और हमें पता लगा कि यार पेपर्स होने हैं, और हमने तब तक किताबें खोली भी नहीं थी। इवन दो हम एकेडमी जाते थे जब वो खुल जाती थी, या जब कोई ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लासेस कौन लेता है। तो हमने ना मतलब पूरे साल सेकंड ईयर में पढ़ाई नहीं की थी। फर्स्ट ईयर में हमने कर ली थी, हमें नहीं पता था कि कोविड आना है, लेकिन सेकंड ईयर में हमने बिल्कुल भी नहीं की। तो जब मैं पेपर देने जा रहा हूँ ना, तो अब मुझे ये है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या पेपर अटेम्प्ट करूँगा, मुझे तो किसी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ही नहीं देना। तो मैं बस ये इस तरह पेपर्स किए मैंने, कि मैंने वो गेस्ट पेपर जो आपके होते हैं ना, वो रट्टे मार लिए। इवन के मैथ का गेस्ट पेपर था, तो मैं उसके भी एमसीक्यू रट्टे मार के जा रहा हूँ कि यार अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो इस तरह थोड़ा बहुत हो जाता है, जो कि नहीं हुआ। तो अब हमारा ये हुआ कि जब मैं ये एफसी कॉलेज में था, तो तब मेरा एक और दोस्त था, हम दोनों का थोड़ा, इवन दो वी वर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ी थी, और मैंने लास्ट टाइम कंप्यूटर आई थिंक 7th क्लास में पढ़ी थी अप टू दैट पॉइंट। तो हमारा थोड़ा इस तरह उसका भी इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में था। तो हमने इरादा किया कि यार हमने ना फास्ट में जाना है, फास्ट इज़ द प्रीमियर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इन सीएस। तो हम ना नंबर 1 यूनिवर्सिटी को ट्राई करते हैं, हमने जाना ही उधर है। हमने ना वहाँ पे मतलब ऐसे अपने हाथ मिलाए और अपने कार्ड एक दूसरे के कार्ड के ऊपर रखे कि यार देखो, अगर फास्ट ना जा सके तो हमने ये जला देने हैं। तो हम्म। अच्छा मज़े सरप्राइज सरप्राइज, वो दोस्त भी फास्ट गया, मैं भी फास्ट गया। तो लेकिन हाँ। मेरे जाने की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फास्ट में, क्योंकि बाय नो मीन्स एट ऑल मुझे फास्ट में होना चाहिए था। अ, तो ये स्टोरी थोड़ी इस तरह है कि मैंने इरादा तो कर लिया सेकेंड ईयर में कि यार मैंने फर्स्ट ईयर में ही कर लिया था कि मैंने फास्ट तो जाना ही है। तो सेकेंड ईयर में ना मुझे पता लगा कि अच्छा फास्ट के जो एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स हैं ना, वो मेरे एफएससी के पेपर से पहले हैं। तो तब मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स की ना एप्लीकेशंस कर रहा था। मेरे अबू ने मुझे कहा कि यार जो भी यूनिवर्सिटी है ना, अच्छी से अच्छी तुम सब में अप्लाई कर दो, अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता। तो आई रिमेंबर मैंने जीकी की भी एप्लीकेशन ले ली, मैंने यूईटी की भी ले ली, मैंने सबकी ले ली है। मेरे पास पूरी मतलब एक क्लियर फाइल भरी हुई थी एप्लीकेशंस की, और उसके उनकी ना जो टेस्ट के स्लिप्स होती हैं, एंट्री टेस्ट की स्लिप्स, वो सारी भरी हुई थी। तो यूईटी का मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मेरे आई थिंक पेपर्स के बिल्कुल साथ था, और जीकी हम्म। दूर बहुत था। तो सबसे पहले था फास्ट का इनमें से। तो ना मैं बस जितनी कोई हल्की मोटी मेरी तैयारी थी, मैं चला गया, मुझे कुछ मतलब पता ही नहीं है कि यार क्या करना है। अब वो मैं वहाँ पे गया हूँ, वो सारे इंटीग्रेशन डेरिवेशन करके आए हैं, मुझे बस नाम से पता है कि यार इंटीग्रेशन डेरिवेशन होती है, मुझे ये नहीं पता करते कैसे हैं। तो आई फेल्ट वेरी आउट ऑफ प्लेस कि यार ये लोग इतनी तैयारी करके आए हैं, मेरा क्या बनेगा। मैं बहुत, जिसे कहते हैं ना, उस टाइम पे आई थिंक एज अ स्टूडेंट मैंने जितना डिप्रेशन लिया ना उस टाइम पे, कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरा क्या बनेगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। और आप जब अपने साथ वालों को देखते हो, और वो लाइक इतनी तैयारी करके आए होते हैं, उनको हर चीज़ आती है, वो आके
वर्बली मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा कि यार ये बात क्या कर रहे हैं, तो यू फील वेरी आउट ऑफ प्लेस। तो मैं जब फास्ट का एंट्री टेस्ट देने गया, मैं अपने अब्बू के साथ गया, तो वहाँ पे ना एक लड़का आया था, उसने मुझसे पूछा यार आपने इंटीग्रेशन डेरिवेशन की है? तो अब मैं अपने अब्बू के सामने तो नहीं कह सकता था कि यार मुझे तो आती ही नहीं है, तो मैंने कह दिया यार हाँ की है। तो मेरे अब्बू कहते हैं हाँ तुझे तूने वाकई तैयारी की है, सब सब कुछ आता है। उनको लाइक ही हैज़ वेरी हाई होप्स फॉर मी विच आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। तो मैंने उनको कह दिया मेरे अब्बू को भी कि हाँ मैंने अच्छी वाली तैयारी की है, हो जाएगा टेस्ट, कोई मसला नहीं है। तो मैं अब मेरी अम्मी को पता था कि मुझे नहीं आता, मैं उनको कह के गया था कि यार मेरे लिए दुआ करना, मुझे नहीं आता। तो उन्होंने कहा था तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा हो जाएगा। तो अब मैं जब फास्ट का एंट्री टेस्ट देने गया हूँ, मैं बैठा हूँ वहाँ पे, मुझ पे प्रेशर ही बहुत है यार, पूरी लैब है और लैब में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सामने टेस्ट आ रहा है, एमसीक्यूज आ रहे हैं। जो एनालिटिकल रीजनिंग वाले हैं वो तो मैंने बड़ी आसानी से सोल्व कर लिए, लेकिन जो मैथमेटिकल पार्ट्स हैं वो मुझे क्योंकि आते ही नहीं थे, तो मैं बस शीट पे ना बस कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो जाए। इन दी एंड लाइक ये था कि अगर 100 एमसीक्यूज है ना, तो 40 मैंने खुद किए हैं और 60 मैंने सिर्फ गेस किए हैं कि यार अच्छा ये ए होगा, ये बी होगा, अकर बकर बम्बे वो, इस तरह करके मैं आ गया। तो जब मैं टेस्ट करके बाहर निकला हूँ ना, तो उन्होंने हमें टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए बॉल पेन्स दिए थे। तो मैं ना, जो हमारा इंस्ट्रक्टर था, जो इन्विजिलेटर था, उसको बॉल पेन वापस करने को, मुझे नहीं पता था कि अच्छा वो आपका ही होता है, वो आप लेके जा सकते हो। तो मैंने उसको वापस कर दिया, वो कहते हैं नहीं ये फास्ट वालों की तरफ से ना आपको इनाम है। तो ना मुझे तो बड़ा सैड फील हुआ कि यार आई थिंक दिस इज़ दी ओनली थिंग आई एम टेकिंग बैक होम फ्रॉम फास्ट, दिस सिंगल बॉल पेन। तो हम्म। मैं जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकला हूँ, तो तब आई थिंक 4 साढ़े 4 का टाइम था। तो बड़ा ना वो जो गोल्डन आवर का टाइम होता है ना, सनलाइट आ रही होती है और बड़ी खूबसूरत आपकी यूनिवर्सिटी लग रही होती है। मैंने देखा यार, मैंने कहा यार इतना खूबसूरत इंस्टीट्यूट है, सच अ शेम कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मुझे कोई मौका मिल जाता ना तो मैं ज़रूर आता यहाँ पे, अगर मुझे कोई 1 साल और मिल जाता तैयारी, मैं तैयारी करता, मैं आ जाता इधर। तो अब मैं बड़ा ना डिसअटेंड हो गया इससे कि मेरा ना टेस्ट नहीं अच्छा हुआ, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो और ये बात है कोई तकरीबन मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले की, 2 या 3 हफ्ते पहले की। तो अच्छा, बोर्ड के एग्ज़ाम से हफ्ता पहले ना हमारा रिज़ल्ट आया फास्ट का, मुझे ईमेल आई कि आपका रिज़ल्ट आ गया। मैं ना 2 दिन खोला ही नहीं, वो ईमेल ही नहीं खोला, मुझे लगा कि मैं ना फ़ेल हो गया हूँ, तो क्या करना है। फिर तीसरे दिन ना मैंने ये अम्मी ने कहा चलो यार तुम खोल के देखो, तुमने देख किया कैसा है। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं कि मैं कितना बुरा फ़ेल हुआ हूँ, जो मैंने सही किए थे क्या वो भी सही हुए हैं, वो भी गलत ही हुए हैं। तो जब मैंने खोल के देखा तो वहाँ पे आया था कि एलिजिबल इन ऑल सब्जेक्ट्स दैट आई हैव अप्लाइड फॉर, कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं एलिजिबल था। क्या बात है तो भाई, क्या बात है। आई कुड नॉट बिलीव कि क्या इसका क्या मतलब है। तो मैंने ना फेसबुक पे जब ग्रुप्स होते थे एडमिशन्स के, तो मैं वहाँ जाके मैंने देखा कि अच्छा यार इसका मतलब है कि मैं एडमिट हो गया, मुझे उन्होंने एडमिशन ऑफर कर दिया है। लाइक आई वॉज स्पीचलेस एट दैट मोमेंट। मेरे ना अबू आए, तो उन्होंने पूछा यार वो तुमने टेस्ट दिया था उसका क्या बना है। तो मैंने कहा मैं ना उसमें पास हो गया हूँ। तो मेरे अबू को भी यकीन ना आया, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने मुझे ऑल्दो तब तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन उनको मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता तो लग गया था कि मैं नहीं, मेरा अच्छा हुआ, टेस्ट नहीं अच्छा हुआ। तो वो भी हैरान हुए कि अच्छा वाकई पास हो गए हो तुम। मैंने कहा हाँ, मैंने उनको ना टेस्ट दिखाया, तो वो कहते कि यार दैट दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, अब तो तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है। तो अब तुमने बाकियों के लिए अप्लाई करना है कि नहीं, जो मतलब वो मैंने जीके वगैरह के दिए थे। तो अब अभी तक उनके टेस्ट नहीं हुए थे, जीके वगैरह यूईटी वगैरह का टेस्ट नहीं हुआ था। तो मैंने कहा यार मैंने अब कॉलेज में इरादा कर तो लिया था कि मैंने फास्ट ही आना है, तो आई आई शुड जस्ट डू इट। तो मैंने वो जितना भी बाकी, आई थिंक एट दैट टाइम इट वाज 15,000 वर्थ ऑफ कॉलेज एप्लीकेशंस, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस, मैंने वो ज़ाया कर दी। मैं नहीं गया एक भी टेस्ट देने, मैंने सिर्फ फास्ट का टेस्ट दिया और उसमें मेरा एडमिशन निकल आया। तो बाद में मुझे पता जब चला ना कि ये आया कैसे एडमिशन, मेरा हुआ कैसे है। वो इस तरह हुआ था कि तब ना फास्ट ने मेरिट रखा था आपके मैट्रिक के पेपर्स में।
तो वो जो मैट्रिक में मैंने 3 साल गुजारे थे ना उस स्कूल में जहाँ पे मार पड़ी थी मुझे काफ़ी सारी, हम्म। तो उनकी बदौलत उन्होंने मेरे मुझे बेशक मार कुटाई से लेकिन इतनी तैयारी करवा दी थी कि मैंने मैट्रिक में बड़ा अच्छा रिजल्ट किया था। 93% थे मेरे, तो मेरे मैट्रिक के रिजल्ट की वजह से मेरा एग्रीगेट इतना इनफ था कि मुझे एडमिशन सारे सब्जेक्ट्स में मिल गया था। तो आई वॉज़ वेरी लाइक थैंकफुल टू अल्लाह। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ना अपनी अम्मी का बड़ा थैंकफुल था कि उनकी दुआ वाकई काम कर गई थी। तो तब मुझे ना लाइक लाइफ में एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि यार आई थिंक कि दुआएं ना एक्चुअल में काम कर जाती हैं। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ दिल बहलाने की बात नहीं है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए अब मैं सिलेक्ट हो गया था, मैंने ठीक है मैंने अप्लाई कर दिया, फ़ी भी दे दी। अब थी बोर्ड एग्ज़ाम्स देने की बात एफएससी के। अब वो एग्ज़ाम्स इस तरह के थे कि यूजुअली हमारे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं एफएससी में, आई थिंक 6 या 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसमें अब उन्होंने ये किया कि शफकत साहब ने तब कहा कि नहीं आपने ना 6 पेपर नहीं देने, आपने 3 देने हैं। और 3 पेपर डिसाइड ये करेंगे कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आए हैं। और वो 3 पेपर्स थे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैंने तो 2 साल तैयारी नहीं की, कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं क्या पेपर दूँ। तो मुझे याद है कि हमारा ना फिज़िक्स का पेपर है कल, और मैं आज गेस्ट पेपर लाया हूँ। और बस मैं वो रटे मार रहा हूँ कि यार अच्छा ये कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना। तो मैं अब पेपर देने जा रहा हूँ, मैं 3 दिन गया हूँ पेपर देने। तीनों दिन मैंने ये कहा यार जितना मर्ज़ी बुरा हो जाए, इतना बुरा तो नहीं होगा कि मुझे लाइक थ्रेशोल्ड भी पूरा ना हो मेरा यूनिवर्सिटी के लिए। बाय द वे यूनिवर्सिटी के लिए थ्रेशोल्ड था तब 50%, 50% से अबव आपके मार्क्स आने चाहिए थे एफएससी में। तो मुझे लगा था कि 70% है, 70% होगा, 75% होगा एफएससी में, इतने तो आ ही जाएंगे, इतनी लाइक इतना बुरा तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ कि इतने भी ना आए। तो आ, मैं फिर गया पेपर देने, मुझे मैंने दिए पेपर। और मैंने कोई इतनी पेपर्स की उन पेपर्स की मैंने इतनी टेंशन नहीं ली, क्योंकि मेरा ऑल दो तब तक एडमिशन हो गया था यूनिवर्सिटी में। तो मैंने इतनी टेंशन के साथ नहीं लिया कि यार मैं मेरे पेपर्स पे मेरे आगे एडमिशन डिपेंड करता है। तो और मेरे ख्याल से ठीक हो गए थे तब पेपर जो मैं दे के आया था। मेरे ख्याल से वो लाइक इट वाज एन 80% आउट ऑफ 100% पेपर के, अगर 100 मार्क्स है ना तो 80 आ जाएंगे मेरे आराम से। तो मैंने एग्ज़ाम्स दिए। अब यूनिवर्सिटी शुरू हो गई, एग्ज़ाम्स के बाद रिज़ल्ट सभी आने थे एग्ज़ाम्स के। तो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा शुरू हो गया फास्ट का। अब फर्स्ट सेमेस्टर की तो मैं स्टोरीज बताऊंगा ही कि वो कैसे गया। लेकिन हुआ ये कि आई थिंक इट वाज लाइक ऑलमोस्ट मिडवे इनटू आवर फर्स्ट सेमेस्टर, अ बिट अर्लियर देन दैट, कि हमारे एफएससी के रिजल्ट्स आ गए। और उसमें हुआ ये कि मेरे मार्क्स आए ऑलमोस्ट 53%। लाइक आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ कि मेरे इतने बुरे डैम। मार्क्स आए हैं। मैंने कहा यार इतने बुरे तो मेरा पेपर भी नहीं हुआ था जितने बुरे मार्क्स आ गए हैं मेरे। हम्म। और मैं ना बड़ा तब ना आई थिंक लाइफ में दूसरा पॉइंट ऐसा था जहाँ पे ना मैं बड़ा उदास था कि यार वही वाली फीलिंग दोबारा कि यार अब मैंने ये यूनिवर्सिटी में जिसमें कह रहा था कि अगर एक मौका मिल जाता, वो मौका मुझे मिल भी गया था, एंड आई थ्रू इट ऑल द वे। कि मैंने अपने एग्ज़ाम्स में इतनी एफर्ट नहीं किया कि मेरा इधर एडमिशन रिटेन हो जाता। अब मैं लाइक एग्ज़ाम्स की वजह से जाऊँगा बाहर के मेरे एफएससी में नंबर नहीं आए। तो खैर मेरे ना दोस्तों ने कहा कि यार ऐसी बात नहीं है, तू जा एडमिशन ऑफिस से जाके पूछ तो सही कि क्या थ्रेश होल्ड है तेरे, हो सकता है कि ना मतलब एडमिशन हो जाए, रिटेन हो जाए। तो मैं ना एडमिशन ऑफिस में गया। तो वहाँ पे ना मैंने पूछा कि आपके इस बैच के एडमिशन्स का थ्रेशोल्ड क्या है एफएससी के लिए। उन्होंने कहा हमारा थ्रेशोल्ड है 50%, क्यों आपके कितने हैं। तो मैंने जब उन्होंने कहा ना मेरे 53% है, शी लिटरली स्टार्टेड लाफिंग, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग। ठीक है कि आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ कि यार इतना लक कि मैंने कुछ किया भी नहीं है, और लाइक मेरी ज़िंदगी खुद ही मुझे इन रास्तों पे चलाई जा रही है जिनके लिए मुझे कुछ इतनी मेहनत नहीं करनी। ऑल्दो मैंने ट्राई पूरी की है लेकिन मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी
मेरा चल रहा है काम, ठीक है। तो मुझे ना उस दिन इस बात पे भी बड़ा यकीन हुआ कि यार लक रियली डज प्ले अ ह्यूज रोल इन व्हाट यू डू एंड हाउ सक्सेसफुल यू आर। तो तब ना मेरे अबू ने भी मुझसे पूछा कि अच्छा यार तुम्हारे इस तरह के रिज़ल्ट आया, मैं तुम्हें कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि तुम्हारा एडमिशन एटलीस्ट रिटेन हो गया। तो लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर कहूँगा कि आप देख लो कि इट्स नॉट कि आप अगर ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो ना, तो वो आपने अपनी सर पे कुछ नहीं किया, वो अल्लाह ने आपको दिया जो भी दिया। तो तुम इस बात को कभी ना भूलना कि तुम जितना मर्ज़ी तरक्की कर लो या जो मर्ज़ी ज़िंदगी में कमा लो, तुमने कभी ये नहीं सोचना कि ये तुमने खुद किया है या तुमने अपने बलबूते पे किया है। यू आर नेवर अ सेल्फ मेड पर्सन। there's always like a third force, and that is your luck, and luck is given to you by Allah. तो ये चीज़ ना मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक लेसन था तब कि, और उसके बाद ना मैंने कभी भी ज़िंदगी में कभी एग्ज़ाम्स का उस तरह मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ, या इस तरह के डिसीजंस का उस तरह मुझे प्रेशर नहीं हुआ कि यार अब क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, क्योंकि यार अभी तक मैंने इतना बुरा परफॉर्म किया और मेरा अभी तक भी तो कुछ बन ही रहा था ना। तो आई थिंक ये मेरे लिए ना बड़ा एक कीमती लेसन था, गोल्डन लेसन था। हम्म। तो अब यहाँ तक तो मैं फास्ट में पहुँच गया। तो आई थिंक हम्म। ये मेरे बचपन से लेके मेरी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट तक की कहानी है। हाँ, कहानी तुमने सही है यार। हाँ, मैं ना, तुम भी कुछ वही अपनी बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि तो मैं कट ऑफ ना करूं। कुछ सवाल थे ड्यूरिंग अ स्टोरी यार। एक जो तूने कहा था कि तुम्हारे जो अबू थे, पहले उनका टेक्सटाइल में काफ़ी एक्सपीरियंस था और वो सेल्फ मेड मैन है, लेकिन ऑब्वियसली एज यू सेड कि आपका लक प्लेज अ फैक्टर इन दैट, आई एम श्योर उनका भी था। तो अल्लाह ने उनकी काफ़ी मदद की होगी। तो उनका मतलब क्या, लाइक एजुकेशन उनकी कैसे थी, और वो मतलब टेक्सटाइल में उनकी एक्सपर्टीज़ कहाँ से आई थी, उन्होंने कहाँ से ये हुनर सीखा? अ, उनका ना कुछ इस तरह का बैकग्राउंड टेक्सटाइल का इस तरह बना कि हम बिलोंग करते हैं तान्यावाला से, जो कि तहसील समुंदरी डिस्ट्रिक्ट, तहसील समुंदरी फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है। तो ठीक है। फैसलाबाद वाज द टेक्सटाइल हब एट दैट टाइम, इट इज़ स्टिल नाउ, बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की अब काफ़ी डिक्लाइनिंग फेज से डिक्लाइन कर गई हुई है। आई थिंक इट्स एट इट्स हाँ वो यार, वो तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, हाँ। वो तो हाँ तो डिक्लाइन में जा रहा है बस। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ रियली ऑन इट्स लास्ट ब्रेथ आई थिंक। लेकिन तब टेक्सटाइल इन पाकिस्तान वाज लाइक एआई इज़ इन द वर्ल्ड राइट नाउ। पाकिस्तान वाज मेजर हब ऑफ टेक्सटाइल। दुनिया की जितनी टेक्सटाइल का काम होता था वो पाकिस्तान में होता था। अ, तो तब ना जैसे इस तरह कहते हैं ना कि यार इस चीज़ में बड़ा स्कोप है, इसमें चले जाओ, जैसे हमें भी लोग कहते हैं कि यार अब कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर साइंस के काफ़ी लोगों ने कहा था कंप्यूटर साइंस में स्कोप है, इसमें चले जाओ। तो तब ना टेक्सटाइल में पाकिस्तान का बहुत रूज था। तो अब मेरे अब्बू के तो कोई इमीडिएट रिश्तेदार नहीं थे पढ़े लिखे, मेरे माय फादर वाज अ सिंगल चाइल्ड। तो उनके कोई सिबलिंग भी नहीं थे, एंड हिज पेरेंट्स वर वेरी ओल्ड एट दैट टाइम। तो और मेरे दादा और दादी दोनों में से कोई इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं हुआ था। तो मेरे अब्बू ने देखा कि अच्छा यार अब पाकिस्तान में टेक्सटाइल का रूज है, वाई डोंट आई, एंड आई लिव नियर द फैसलाबाद, सो वाई डोंट आई ट्राई गोइंग टू सम टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। तो टेक्सटाइल की तब जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी ना, वो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी थी। तब वो था नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज, अब उसे नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो मेरे अब्बू ना वो तब तक जो कॉलेज तक की पढ़ाई थी उन्होंने अपने गांव में ही की थी। ठीक है। तब ये नहीं था कि कोई आपके बहुत फैंसी कॉलेज हैं, तब आपके गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते थे। उन्हीं में आप पढ़ाई करते थे। आपके जितने भी लाइक आपके गांव के या आपके टाउन के या आपके कस्बे के जितने भी लोग थे, वो भी उसी कॉलेज में गए होते थे। तो हम्म। एवरीबडी न्यू ईच अदर इन दोज टाइम्स एंड इन दोज प्लेसेस। तो आई थिंक मेरे
फादर अपनी पूरी फैमिली लाइन में पहले बंदे थे जो यूनिवर्सिटी की तालीम पूरी करने गए। तो अच्छा। उसमें फिर ये हुआ कि ही ओबियसली लेफ्ट होम, उनका घर तो तानया वाला था, उन्होंने फैसलाबाद जाके पढ़ाई की, तो ही वाज अ होस्टलाइट देयर। तो उनको फिर थोड़ा सिटी का एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा, सिटी पीपल लिव लाइक दिस। तो ही वाज अ विलेज बॉय इन अ सिटी। तो आई थिंक उनकी भी लाइफ फिर काफ़ी एक्सपीरियंसेस से फुल थी। उन्होंने फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की, आई थिंक बीएससी इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है टेक्सटाइल सेक्टर में ही, जॉब में। ठीक है, तो यू स्टार्ट आउट लाइक एसोसिएट मैनेजर, एंड देन यू क्लाइंब योर रैंक्स वे अप टू द डायरेक्टर रैंक्स। तो मेरे अबू जब रिटायर हुए थे तो वो डायरेक्टर के रैंक से हुए थे। तो ही क्लाइंब्ड ऑल द वे अप टू दैट पॉइंट। तो हम्म। आ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये थोड़ी सी उनकी स्टोरी थी कि यस ही। और हमारा जो गांव में घर था, जो मेरे दादा बहू का घर था, वो कच्चा था। लाइक उसकी दीवारों पे प्लस्तर नहीं हुआ हुआ था, और नीचे कोई टाइल्स नहीं थी, नीचे ईंटों का फर्श होता था। और वो 3 मरले का घर था। और जब मेरे अबू की शादी हुई है तब भी वही घर था हमारा। तो मेरे अबू ने मतलब जो भी हमें बोला हो लेके आए हैं, अब हमारा इधर घर है, अच्छा भला घर है, अच्छा भला फैमिली बिजनेस है हमारा। लाइक माई फादर रियली वर्कड वेरी हार्ड टू अचीव वट ही डिड। तो उन्होंने जितना हम्म। भी कमाया है एक्चुअल में, लाइक when he really started earning, that was after his marriage. I think even after his first child, my elder sister. तो हम्म। और मेरे बाकी 3 सिबलिंग्स ने कुछ ना कुछ टाइम हमारे गांव में गुजारा है। आई वॉज दी ओनली वन जिसने कभी भी टाइम वहाँ पे रहते हुए नहीं गुजारा। लाइक आई नेवर स्पेंट अ डे ऑफ माई लाइफ इन तांदयावाला। आई हैव वेंट देयर, आई हैव स्टेड देयर, बट लाइक आई हैव नॉट लिव्ड देयर। तो yeah, that's the career story of my father. अच्छा अच्छा, नाइस यार, माशाल्लाह। वेरी नाइस टू हेयर। यार दूसरा तुमने कहा था कि तुम अपने जो यही सुना रहे थे जर्नी ऑफ गोइंग टू एफएससी और फिर मैट्रिक और फिर तुमने जो फास्ट का एग्ज़ाम दिया था, और यू वर सेइंग कि इतना मेरा कोई मतलब कि वो ठीक ही हो गया था, और फिर तुमने अपने एफएससी का बताया था जो सेकंड ईयर वाला हुआ था एग्ज़ाम। Hmm. तो जो मतलब कि तुम्हारे चाइल्डहुड से लेके अब तक वैसे ही मैं पूछूं कि इज़ योर फादर मतलब कि थोड़े से डिमांडिंग हैं ऑफ यू के यू ही वांट्स यू टू बी क्या कहते हैं, एक तो गुड पर्सन, और वैसे भी ही हैज़ एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू के यार तुम एक अच्छे मतलब इंसान, बड़े इंसान बनो। Uh, I think every father wants their child to be better performing than them. हर बाप हम्म। यही चाहता है कि उनका बेटा उनसे आगे जाए ज़िंदगी में। सो आई डोंट थिंक माई फादर इज़ एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है दे स्टेम फ्रॉम दैट पॉइंट। और उसके अलावा अगर उनका देखा जाए कि मेरी अपब्रिंगिंग उनके हाथों कैसे हुई, वो इस तरह थी कि हम सभी सिबलिंग्स पर हमारे फादर लाइक वी weren't रियली स्पॉइल्ड। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक हम हमारे फादर हमारी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं, नीड्स हमारी सारी पूरी करते थे, लेकिन डिमांड्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो हमारे से ना लाइक उनकी एक्सपेक्टेशन शुरू से ही थी, एकेडमिकली भी और करियर वाइज भी। तो मैं भी हम्म। जब लाइक 7 8 में था, उन्होंने कहा था यार तुमने सी एस एस ज़रूर करना है। उनकी विश पूरी हुई, लेकिन वो सी एस एस एच टी एम एल वाला था, वो सी एस एस के सिविल सर्विसेज वाला नहीं था। तो तो इसमें ये था कि वो अभी भी लाइक ही डज हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, और वो हैं स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वी ऑल नो दैट दैट स्ट्रिक्टनेस कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, हम्म। नॉट अ प्लेस ऑफ हेट और एनवी। तो like we just I think के most of the guys वैसे ही लड़के इस तरह होते हैं कि दे स्ट्रगल टू बॉन्ड विद देयर फादर, एंड दैट
दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज अब्बा जी भी तो सबके कभी किसी न किसी ज़माने में लड़के ही होते हैं, ठीक है। तो हम्म। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को नहीं पता होता कि देयर फादर रियली लव्स देम, इवन दो आई थिंक वेरी इट इज़ वेरी रेयर फॉर अ फादर टू express their love to their child explicitly, लेकिन it is implied always. तो आई थिंक यस, उनकी एक्सपेक्टेशंस जायज़ हैं, और वी डोंट रियली सी देम एज डिमांड्स फ्रॉम अस, वी जस्ट सी देम एज होप एंड लव फॉर अस. हम्म। सही है, सही है। ठीक हो गया यार, वेरी नाइस। बाकी यार एक जो आखिरी बात फ्रॉम योर स्टोरी, जो तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे लाइक जो ओल्डेस्ट हैं इज 7 years ओल्डर देन यू, तो डू यू थिंक के जो तुम्हारे मतलब कि एल्डर्स जो तुम्हारे सिबलिंग्स हैं लाइक वो उनसे जो तुम्हारा मतलब कनेक्शन उनके साथ तुम्हारा इज़ गुड, या कभी कभार यू फील के इट्स अ बिट डिस्टेंस बिकॉज मतलब लॉजिकली बिकॉज ऑफ द एज? सो बेसिकली इट्स नॉट कि मेरे जो ओल्डेस्ट सिबलिंग है वो मेरे से 7 years ओल्डर है, जो मेरे से डायरेक्ट बड़ा है वो मेरे से 7 साल बड़ा है. सो माई सिस्टर ओह इज़ अच्छा। 11 years older than me. My हाँ। eldest brother is 9 years older than me, and my elder brother is अच्छा। 7 years older than me. तो अच्छा। हाँ, वो डिस्टेंस वाली बात इस तरह है कि मैं उनके साथ कभी अपने बचपन में, उनके बचपन के दौरान नहीं खेल सका. उन्होंने तो मुझे एज बड़े सिबलिंग्स उन्होंने खिलाया ही है. देव इवन लाइक पैम्पर्ड मी इन माई लिटरल इन्फेंसी, ठीक है, लिटरली. तो हम्म। मैं उनके हाथों से पला बड़ा तो हुआ हूँ, लेकिन लाइक इस तरह मैं उनको एज एज फेलोज नहीं उनके साथ कभी खेल सका. आई थिंक दैट इज़ अ कर्स ऑन एवरी स्मॉलर सिबलिंग और दी लिटिल सिबलिंग. हाँ। तो लेकिन मेरा उनके साथ फिर भी बड़ा अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा मुझे लाड प्यार में ही रखा है. उन्होंने कभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं की, और उन्होंने मुझे अपने लाइफ से अपने तरीके से लेसन्स दिए हैं कि यार तुमने कभी भी ये करना हो ना तो इस तरह करना है, तुमने ये चीज़ करनी है, तुमने इस तरह चीज़ें करनी है, ये चीज़ें देखा करो. तो हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है. और उन्होंने भी अपनी मतलब लाइफ में काफ़ी कुछ उनकी अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी कुछ अचीव किया है. माई एल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर. उनसे जो एल्डर ब्रदर हैं, एल्डेस्ट ब्रदर, he is also a textile engineer by his education. He's in our family business now, which is also textile. तो उन्होंने लाइक अब्बा वाला रूट चूज़ किया जो हमारे सबसे बड़े भाई थे. और जो मेरी सिस्टर हैं उन्होंने लाइक उन्होंने भी मास्टर्स किया हुआ है. शी हैज़ एन एम फिल इन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो लाइक मेरे जो जितने भी एल्डर सिबलिंग्स हैं उन्होंने दे ऑल एक्सेल्ड इन वट एवर दे चोज. तो आई ऑल्सो लर्न दिस फ्रॉम देम कि अच्छा यार, इट डजेंट मैटर विच फील्ड यू चूज़, आपको उसमें अच्छा होना चाहिए एटलीस्ट, या यू शुडंट सेटल टू वन थिंग. तो हम्म। हाँ, आई थिंक आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद माई सिबलिंग्स एज वेल. चलो यार, वेरी नाइस, माशाल्लाह वो सारों का सुना, एंड दे हैव लाइक एक्सेल्ड इन देयर ओन लाइव्स, माशाल्लाह, कूडोज टू देम। आखिरी बार मैं बस एक कमेंट करना था, जो तुम्हारी स्टोरी थी ना अबाउट फास्ट और कि तुम्हारा दाखिला होगा, आई रेजोनेट विथ दैट स्टोरी, क्योंकि मेरी जो स्टोरी है वो बहुत सिमिलर है उसे, लेकिन वो फिर इट इज़ कोई किसी और वीडियो में वो आ जाएगी। लेकिन खैर, अब तो यू वर इन फास्ट, दाखिला हो गया, गुड हो गया, थ्रेश होल्ड से भी आगे चले गए, हंस के आगे वापस। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर है तुम्हारा, ठीक है, जो इन्वायरमेंट था, जो फैकल्टी थी, जो तुम्हारे दोस्त बने थे, एंड अगेन मैं कॉन्टेक्स्ट आप सारों को देना चाहूँगा। अगेन मैं इसको फर्स्ट सेमेस्टर में मिला था, और उससे ही हम अब तक दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई मेट इकराम उसी सेक्शन में इन फर्स्ट ईयर। तो वही सवाल है, हाउ डिड यू फाइंड द एक्सपीरियंस तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए?
फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा थोड़ा इस तरह का एक्सपीरियंस था कि मुझे प्रोग्रामिंग का ए बी भी नहीं आता था। तो द लास्ट टाइम आई हैव स्टडीड एनी कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट वाज इन 7th क्लास, और उसमें आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा रहे होते हैं, और वहाँ से मैंने डायरेक्ट ही जंप मारा सी प्लस प्लस पे। तो आई वॉज वेरी लाइक स्केर्ड एट द टाइम कि यार अब मैं आ तो गया हूँ, बट नाउ मेरा वैसे भी इतना इंटरेस्ट कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं था, मेरा हार्डवेयर में इंटरेस्ट था। मैं तो अपनी तरफ से आया था कि यार मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट, तो मैं आगे जाके हार्डवेयर के सब्जेक्ट्स पकड़ लूँगा, इतना क्या। तो मैं जब आया तो मेरे हम्म। सारे सब्जेक्ट्स ही लाइक सॉफ्टवेयर के थे। तो और मैथ मैथ इतना ज़्यादा कि मैथ से तो वैसे ही मुझे डर लगता था। तो मैं जब आया हूँ तो अब हमारे सब्जेक्ट्स हैं, और वो टीचर आके पढ़ाते थे, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि यार ये पढ़ा क्या रहे हैं, ये मुझे तो पता ही नहीं है। और मेरे साथ वाले वो ही दोबारा हिसाब के साथ वाले सारे इस तरह के जो ओ लेवल से आए हैं, ए लेवल से आए हैं, उन्होंने वो कुछ सब्जेक्ट्स तो वहाँ पे पढ़े हैं। और कुछ फास्ट में इस तरह की भी वाम आती है जिन्होंने पहले से ही, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, जिनको गिटहब का पता होता है गिटहब क्या होता है, जिन्होंने अपनी कोई इंडी गेम्स बनाई होती हैं। मेरे अक्सर दोस्त हैं, हमारे कॉमन दोस्त हैं जिन्होंने, जो इस तरह के बैकग्राउंड से आए। तो आई फेल्ट वेरी आउट ऑफ प्लेस एकेडमिकली कि यार मैं कैसे किन लोगों में आके बैठ गया हूँ कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है यहाँ पे, और इनको तो सब कुछ आता है। इवन दो, और मुझे थोड़ी सी ये भी फीलिंग होती है कि यार मैं इस तरह का स्टूडेंट तो नहीं था कि आई आई यूज टू बी द वन हु न्यू एवरीथिंग इन दैट रूम, और अब मैं इस तरह हम्म। क्यों कि मैं बैक बेंचर से भी मेरे बुरे हालात चल रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो इट वाज अ वेरी यूनिक हम्म। एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे ना थोड़ा सा वो उस टाइम ने हम्बल किया था कि देयर इज ऑलवेज अ फिश बिगर देन यू इन द पॉन्ड, एंड देयर इज ऑलवेज वन गाय हु इज स्मार्टर देन यू, एंड गाय एग्री। इज मेटाफोरिकल इन दिस, इट्स नॉट लाइक जेंडर स्पेसिफिक। तो इसमें यह था कि अब हमें हमें कुछ अच्छी बात यह थी कि हमें कुछ टीचर्स ऐसे मिल गए थे जिन्होंने हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया उस टाइम पे। आई थिंक आपके प्रीवियस गेस्ट ने भी कहा था, मेंशन किया था आफ्ताब आलम साहब को। यार भाई, जेम यस, जेम ऑफ अ टीचर। यस। आई थिंक उन्होंने हमें कोड पर ड्राई रन करके जो सी प्लस प्लस पढ़ाई है ना, उस सी प्लस प्लस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है फ्री कोड कैंप की सी प्लस प्लस से ज़्यादा। क्योंकि आप ऑब्वियसली फ्री ट्यूटोरियल्स देख सकते हो यूट्यूब पे, एआई से, अब तो एआई से पूछ सकते हो, तब एआई नहीं था। तो हमारा बस यही था कि यार हम जो कुछ सीखते थे ना, जो हम इंटरनेट से सीखते थे, हम वो पेपर्स में लिखाते थे, जहाँ पे हमारे हमसे गलती होती थी हम उनसे पूछते थे, वो हमें पूछे बगैर ही बता देते थे कि आपसे इस तरह की गलती हुई है, आपने इस तरह करना है। तो पहले 3 सेमेस्टर्स तो मैंने जो गुजारे थे फास्ट में, तब चैट जीपीटी नहीं था, तो तब आई थिंक, और वो पहले 3 सेमेस्टर्स ही ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप खुद मेहनत कर लो ना, तो दैट रियली बिल्ड्स योर फाउंडेशंस। तो पहले सेमेस्टर में तो इस तरह था मेरा एक्सपीरियंस कि सी प्लस वाज ऑल राइट फॉर मी। आई वॉज एबल टू कीप अप विद अदर्स, बट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेल एट इट, लाइक आई वॉजेंट एग्जाम्पलरी एट इट। और जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, वो तो मुझे कोई मसला नहीं था उनमें। और मैथ्स ऑब्वियसली आई स्ट्रगल विद मैथ्स। मुझे याद है कि हमारा कैलकुलस का एग्ज़ाम था। मैं आया हूँ एग्ज़ाम हॉल में और मैंने पेपर देखा है, और मैं ना 4-5 मिनट मैंने पेपर देखा है, और मैंने ना पेपर बंद करके रख दिया है। और फिर मैं लोगों को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार ये सारे लोग पेपर कर रहे हैं, और मुझे पेपर में एक सवाल भी नहीं आता। तो मेरे ना बड़े तब ना लाइक अजीबो गरीब हालात थे स्टडीज़ में, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू कीप अप इन मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स। मैथ मेरा शुरू से ही थोड़ा सा वीक रहा है। तो मैंने लेकिन अब फर्स्ट सेमेस्टर मेरा इस तरह गुजरा कि आई 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 वॉज एबल टू कीप अप, बट आई डिड रियली बैड। तो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स में मेरे लाइक सी प्लस इस तरह के ग्रेड्स आते थे शुरू में। मैथमेटिक्स में मैं बेयरली पास, आई गॉट अ डी इन कैलकुलस इन फर्स्ट सेमेस्टर।
और वो भी इस तरह के फाइनल एग्ज़ाम के जब पेपर चेकिंग हो रही थी, तो मैं जाके ना अपने दोस्तों से कह रहा था कि यार ये मुझे ना एक सारा टोटल करके बता दो, मेरा एफ़ तो नहीं आ रहा, ताकि मैं टीचर को जाके कहूँगा मुझे एक दो तो एपिसोड और कर दो, मैं फेल तो ना हूँ। तो आई गोट अ डी इन माई आई थिंक कैलकुलस, और बाकी सब्जेक्ट्स में आई थिंक मैंने कैच ऑन कर लिया था। फिज़िक्स आई आई स्ट्रगल विद फिज़िक्स, बट फिज़िक्स के हमारे इंस्ट्रक्टर भी कुछ माशाल्लाह इस तरह के थे कि वी डिडंट रियली गेट व्हाट ही वाज सेइंग टू अस। तो इट डिडंट जो रियली बात हेल्प, है भाई, इट जो इट इट बात है, डिड हाँ। नॉट रियली हेल्प के क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं लग रहा होता था। तो हम्म। ऑल्सो मैटलैब, आई स्टिल टू दिस डे आई डू नॉट नो हाउ टू यूज़ मैटलैब। तो यार भाई, मैटलैब का क्या मतलब फायदा क्या था उस फिजिक्स के कोर्स में, मुझे समझ नहीं आई आ रही आई भाई। लिटरली डू नॉट नो उसका क्या हाँ, मकसद था। वो हमने थोड़ी, मुझे याद पड़ता है हमने थोड़ी सी कोडिंग की थी उसकी, वो एक्स वाई प्लेन बनाने के लिए, और दैट वाज इट, जी। बस। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कुछ इस तरह गुजरा कि उसमें आई गॉट द रियली, आई थिंक एवरेज, बिलो एवरेज, रियली बिलो एवरेज सी जी पी ए, नॉट बैड, लाइक आई wasn't इन द डेंजर जोन, आई was like at 2.6। तो अब वहाँ से मुझे इतना पता लग गया था कि यार अब ना मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा बड़ा बुरा सी जी पी आया है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ना घर जाके बड़ा ना परेशान सा रहता था। उस तरह नहीं मैं परेशान होता था कि यार मेरा क्या बनेगा, लेकिन मैं परेशान इस तरह होता था कि यार ये क्या हुआ है मुझे, कि मैं तो बड़ा अच्छा स्टूडेंट होता था और मैं तो पूरी ज़िंदगी अच्छा परफॉर्म करता आ रहा हूँ, ये कोविड के बाद मुझे क्या हुआ है कि मुझसे कुछ किया ही नहीं जा रहा, मैं जिस चीज़ की कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई भी करता हूँ तो कोई रिज़ल्ट नहीं आता। तो ना तब मैं और मेरी मदर देखती थी कि मैं ना बड़ा परेशान सा रहता हूँ, तो कहती थी कि यार तुम फिक्र ना किया करो, अल्लाह सबके लिए, अल्लाह ने कोई ना रास्ता चुना होता है, तुम्हारा भी चुना हुआ है, तो तुम क्यों टेंशन लेते हो कि जब तुम्हारे पहले से तुम्हारी सक्सेस और तुम्हारा फेलियर रिटर्न है। तो उन्होंने ना तब मेरी, और मैं उनको बताता नहीं था कि मेरे साथ लाइक मैं इस तरह ना स्ट्रगल कर रहा हूँ एकेडमिकली। तो वो सिर्फ ना मुझे देख के ही मुझे थोड़ा सा हौसला देती थी। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी एट दैट टाइम, कि आपके अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो ना। और उस टाइम तक तो ये हालात थे कि मेरे फादर को भी थोड़ा सा पता था कि यार अब ना मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी स्टडीज़ के साथ। तो वो बजाय के बहुत स्ट्रिक्ट होने के साथ ना मेरे कि तुम क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारे क्यों नंबर नहीं आ रहे, आई थिंक एट दैट टाइम मेरे फादर ने भी मुझे बहुत सपोर्टिव तरीके से कहा था कि यार तुम टेंशन ना लिया करो, कुछ ना कुछ बन जाता है हर किसी का। और तुम अगर टेंशन में रहोगे ना तो तुमसे फिर कुछ नहीं होगा, अगर तुम थोड़ा सा उसे इजी लो, तुम्हारे हक में, तुम्हारे हक में ये है कि तुम सिर्फ मेहनत कर सकते हो, तो मेहनत करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। तो फिर ना मैं, लेकिन मैं तब थोड़ा सा ना नादान था, मुझे लगता था कि यार ये ना मैंने ना शायद बहुत इजी ले लिया चीज़ों को, मुझे ना बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड करने की ज़रूरत है। तो सेकंड सेमेस्टर आया, सेकंड सेमेस्टर में मैंने बहुत ज़्यादा जान मार दी। मैंने मैंने ना हर सब्जेक्ट गौर से सुनने लग गया, नोट्स बनाने लग गया, लेकिन उसके भी रिज़ल्ट्स आए तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो तब ना फिर मैं बहुत से ना एक कंफ्यूज पीरियड में चला गया कि यार मैं क्या करूं, कि मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी में रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्या मेरे में कोई खामी है, क्योंकि बाकियों के तो आ रहे हैं। तो वाई एम आई डूइंग बैड, एंड जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, इट wasn't दैट आई was डूइंग बैड, आई was स्टिल above एवरेज इन फास्ट फॉर सम रीज़न। लाइक मेरे साथ इस तरह के लोग थे कि जिन्होंने मैट्रिक, एफ एस सी, ओ ए लेवल्स में ए स्टार्स ली हैं, एफ एस सी में 99% पे बैठे हुए हैं वो, और वो मेरे से भी बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई वॉज इन रियली द ओड वन आउट, बट आई स्टिल फेल्ट कि यार आई डू नॉट बिलोंग इन दिस कैटेगरी, कि मैं अब मीडियोकर स्टूडेंट्स के साथ मुझे कैटेगराइज किया जा रहा है। तो तब ना आई रियली फेल्ट कंफ्यूज विद दिस कि यार मैं अब कैसे अपनी स्टडीज़ को हैंडल करूँ, कि मैं अब कोशिश भी करता हूँ लेकिन आई कैंट कैच अप विद देम, विद दी टॉप टीयर परफॉर्मर्स। वो किस तरह पढ़ते हैं, और वो भी मेरे साथ ही होते थे। लाइक इट वाजंट कि मैं कोई इस तरह के ग्रुप में था कि जो पढ़ता नहीं था, मेरे लाइक जो फ्रेंड ग्रुप था उसमें सारे ही अब आई थिंक अच्छे परफॉर्मर्स थे, एवरेज भी थे, मेरे जैसे भी थे, लेकिन अच्छे भी काफ़ी सारे थे।
तो मैं उनको भी देखता था, तो वो भी मेरी तरह ही पढ़ते थे, वो भी मेरी तरह ही यूनिवर्सिटी अटेंड करते थे, शुगल मेला करते थे, वो कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई तो नहीं कर रहे थे। तो मैं ना फिर बड़ा कंफ्यूज था कि यार इज़ इट समथिंग दैट कि क्या आप अपनी स्टडीज़ में इनेटली अच्छे होते हो, या डज ट्राइंग हार्ड इवन मैटर। तो अब थर्ड सेमेस्टर आया, तो हमारे ना सेक्शंस, अब जो फास्ट का स्टूडेंट अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा होगा तो उसे पता होगा कि थर्ड सेमेस्टर में आपका फिर फ्लेक्स वाली आपकी ज़लालत शुरू होती है एक, कि यू हैव टू चूज़ योर ओन सेक्शंस इन ईच सब्जेक्ट। और वो आपको फिर रात टाइम बैठ के 12 बजे जैसे ही वो खुलता है पोर्टल, आपने तभी जाके वो चूज़ करने हैं, वरना वो आपके सब्जेक्ट आपके फेवरेट सेक्शन का सीट चले गई। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या सीन है। मेरे कुछ क्लास फेलोज़ को पता था, लेकिन आई वॉज़ वेरी डम एंड दे वर वेरी ओब्लिवियस ऑफ मी, कि उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि यार ये इस तरह करना है। तो अब मैं बैठा हूँ, मैंने फ्लेक्स खोला है जो पोर्टल है हमारा रजिस्ट्रेशन का। मैंने देखा कि यार ये मेरे ना पहले से सिलेक्टेड तो हैं सब्जेक्ट्स। मैंने कहा ओके ठीक है, क्या और क्या करना है, मेरे ख्याल से इसी तरह करना है। तो मैंने ओके कर दिया। अब हुआ ये कि वो ना बाय डिफ़ॉल्ट जिस सेक्शन पे थे वो उन्हीं में मैं रजिस्टर हो गया। मुझे पता था कि मैंने किस सेक्शन में, मुझे ये इतना बताया था मेरे दोस्तों ने कि यार ये वाला सब्जेक्ट इस सेक्शन का तूने पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सेक्शन चूज़ कैसे करना है। तो अब मुझे पता ही नहीं था कि यार ये नाइस। सेक्शन कैसे ड्रॉप, अच्छा वो ड्रॉप डाउन है, मुझे ये भी नहीं पता कि अच्छा वो ड्रॉप डाउन है। उन्होंने कोई इतना अच्छा यूआई भी नहीं बनाया हुआ कि वो पता लग जाए कि वो ड्रॉप डाउन है। तो मुझे लगा कि वो सेक्शन ना मुझे असाइन कर दिए गए हैं। तो जो ही वही डिफ़ॉल्ट सेक्शन थे, मैं उनको ही मैंने चूज़ कर लिया। तो पता लगा कि आई गॉट सेलेक्टेड इनटू द वर्स्ट सेक्शन। मतलब जो जिसमें बच्चों जिसको जिनको सीट नहीं ना मिली, या जिन जो सेक्शन उन्होंने अवॉइड किया है, मैं उस सेक्शन में गया हूँ। हम्म। ठीक है, तो मैं सेक्शन का नाम शिट। नहीं लूँगा, लेकिन आई थिंक जो वो सेमेस्टर जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है वो उनको पता होगा कि कौन सा सेक्शन। अच्छा, तो थर्ड जो सेमेस्टर था ना, दैट वाज अ रियलिटी चेक। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिपिंग पॉइंट ऑफ माय एकेडमिक करियर इन फास्ट। थर्ड सेक्शन क्योंकि इस तरह का सेक्शन था जो लोगों ने अवॉइड किया था, तो वो किसी वजह से ही अवॉइड किया था, और मुझे वो वजह फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के थ्रू पता लगी। अब वो टीचर्स आते थे, टीचर्स पढ़ाते थे, लेकिन क्लास में किसी बच्चे को भी नहीं पता होता था कि ये क्या पढ़ा रहा है। पहले तो सिर्फ मुझे नहीं पता होता था, अब तो मेरे साथ वालों को भी नहीं पता होता था कि ये क्या पढ़ा रहा है। तो ना और मैं अकेला था, मेरा कोई भी दोस्त उस सेक्शन में मेरे साथ नहीं था, तो मैं अकेला ही क्लासेस देने जाता था। मैं उस सेक्शन में किसी को भी नहीं जानता था और मेरी सारी क्लासेस उनके साथ होती थी। तो मैं अकेला बैठता था क्लास में। पहले जो लोग मेरे साथ मतलब शुगल मेला करते थे क्लास में, या बातचीत करते थे, या मेरे साथ असाइनमेंट्स में मेरी हेल्प कर देते थे, टेस्ट में हेल्प कर, अब वो भी नहीं थे मेरे साथ। तो मुझे असाइनमेंट्स भी अकेले को करनी पड़ रही हैं, मुझे लैब्स भी अकेले को करनी पड़ रही हैं। और आई थिंक उन चीज़ों ने ना मुझे बहुत ही, तब एक तो लाइक एकेडमिकली आई वाज सफरिंग एज अ स्टूडेंट, बट वो मेरे मेंटल फोर्टिट्यूड को ना एक स्ट्रेंथन करने में उस चीज़ ने बड़ा हेल्प किया कि यार योर ऑन इन लाइफ। ठीक है, तो आपने जो भी करना है ना, आपने खुद ही करना है, तो somebody इज़ नॉट गोइंग टू कैरी योर शिप ओवर दी एज। तो ऐसा ही है। उस तब ना फिर हमारा, अच्छा फास्ट में ना ये होता था कि हमारी लैब्स होती थी 3-3 घंटे की, आई थिंक। और हम्म। वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही हो रही थी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की लैब होती है, सेकंड सेमेस्टर में आई थिंक आपकी ओप की लैब होती है, थर्ड सेमेस्टर में आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स की लैब होती है। अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की हमारी लैब तब तक ना थर्ड सेमेस्टर से पहले पहले सबसे हमें मुश्किल लगती थी, क्योंकि उसके इंस्ट्रक्टर्स ना हमें बिठा के करवाते रहते थे। हमारे जो टास्क होते थे कि आपने तब तक जाना नहीं है जब तक आप कर नहीं देते। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी पहले C++ नहीं पढ़ी, वो अब 2-2:30 बजे बैठा है, अब 6 बज गए हैं, वो घर जाना चाहता है, लेकिन वो घर नहीं जा सकता क्योंकि उसके टास्क नहीं पूरे हुए। और वो टास्क नहीं पूरे कर सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि यार करना कैसे है, वो पहली बार वो चीज़ को देख रहा है। तो मैं ना पहले सेमेस्टर में तो रोने वाला हुआ होता था कि यार अब वो 6 बजे होते थे, मेरी आंखों में आंसू होते थे कि यार मुझे जाने दो, मुझे नहीं पता लग रहा कैसे होना है, क्या करूँ मैं। तो लेकिन तब मुझे ये था कि मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, वो मुझे बता दिया करते थे कि यार ये इस तरह कर ले, या वो मेरी हेल्प कर दिया करते थे, या मैं उनसे देख लिया करता था।
लेकिन अब थर्ड सेमेस्टर में मेरे पास वो लेजर नहीं था, मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं था कि मेरे दोस्त मुझे करवा ले। मेरे मैं साथ वाले को नहीं जानता, मैं इधर देखता हूँ उसको भी नहीं जानता। और वो सारे भी इस तरह के, वो भी एक दूसरे, वो भी लाइक जिसे कहते हैं ना, ज़िंदगी से तंग आए होते थे, क्योंकि उनको भी वही सेक्शन मिला था जो किसी सारों ने रिजेक्ट किया है। तो उनसे पूछना भी नहीं बनता था। तो अब ना मैंने जितना भी थर्ड सेमेस्टर में किया ना, वो मैंने लाइक खुद, मुझे मजबूरी से करना पड़ा कि यार मैं मजबूरी से पढ़ रहा हूँ, मजबूरी से मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक उस सेमेस्टर की एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये थी कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी मिस जरीन आलमगीर से। हम्म। अब मिस जरीन आलमगीर का ये सीन था कि शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, एंड शी आई थिंक इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स जो मैं अभी तक फास्ट में पढ़ा हूँ ना, जिन्होंने वाकई मुझे इम्प्रेस किया हो कि यार शी नोज़ हाउ टू टीच। अब होता ये था कि अगर मैं पीछे बैठा कोई और काम कर रहा हूँ लेक्चर में, तो उन्होंने मुझे उठा के जलील नहीं करना कि तुम के लेक्चर पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने ना मुझे बस ये कहना है कि आगे आके बैठ जाओ। जब मैं आगे आके बैठूंगा ना, तो उन्होंने फिर बाकी सारा लेक्चर जो भी पढ़ा रही है उन्होंने मुझसे सवाल पूछना है। और अगर मैं नहीं बता पाता ना उनको, तो उन्होंने मुझे डिग्रेड या बिरेट नहीं करने लग जाना कि तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम पीछे बैठ के क्या कर रहे थे, तुमने ध्यान क्यों नहीं देते। उन्होंने मुझे बजाय के लाइक डांटने के, वो मुझे ना एज जैसे कोलीग्स आपको बताते हैं ना, अच्छा ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, कोई इसमें लाइक शर्म की हम्म। बात नहीं है अगर आपको नहीं आता। तो उससे हम्म। फ़ायदा ये होता था कि आपको ना फिर आगे से बजाय कि आप चुप करके बैठ जाओ, आपको फिर पूछने का कॉन्फिडेंस आता था कि अच्छा यार अगर ये इस तरह होता है तो फिर इस तरह क्यों नहीं होता, क्योंकि पीछे तो मैं इसलिए बैठा कोई और काम कर रहा था ना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब आप मुझे बता ही रही हैं तो बताएं कि फिर इस तरह क्यों नहीं होता। तो वो फिर बताती थी कि हम्म। अच्छा, वो सारा ना जो भी उस टाइम पे डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रहे होते थे वो पूरा एक्सप्लेन करती थी। और क्योंकि मुझे पता था कि यार इस बार किसी ने हेल्प तो करनी नहीं है, तो मैं घर जाके ना तब फिर ट्यूटोरियल्स देखता था कि किस तरह लोग कर रहे हैं। तो तब आई थिंक कोड ब्यूटी की प्लेलिस्ट होती थी डेटा स्ट्रक्चर्स पे, और बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी। मैंने वो सारी रटी हुई थी, मैंने आधे सेमेस्टर से पहले डेटा स्ट्रक्चर्स की सारी प्लेलिस्ट गो थ्रू कर गया था। क्योंकि हमारी हम्म। असाइनमेंट्स में बाकी स्टूडेंट्स ने क्या करना होता था कि उन्होंने एक दूसरे के साथ असाइनमेंट कर लेनी है, उनके दो तीन लोगों के ग्रुप हैं। मेरी असाइनमेंट मैं अकेला ही कर रहा हूँ, मेरे साथ किसी का ग्रुप नहीं है, क्योंकि मेरा उस सेक्शन में कोई भी दोस्त नहीं है। तो मैंने वो असाइनमेंट क्योंकि खुद ही करनी है, तो मैंने पढ़ के करनी है कि अच्छा यार ये किस तरह होता है। मैंने फिर वहाँ से ना मुझे डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ने का थोड़ा सा पता लगा कि अच्छा डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, कोड को कैसे लिखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स मेरे बहुत अच्छे हो गए। आई आई स्टिल एम वेरी थैंकफुल टू मैम जरीन आलमगीर। तो दिस वाज द ब्लेसिंग इन डिसगाइज। लेकिन मुझे फिर अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम भी देखने को थर्ड सेमेस्टर में ही मिला, इन माई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज सब्जेक्ट कोल। हम्म। तो अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोल में हमें इंस्ट्रक्टर जो मिला था, देवर आई थिंक द वर्स्ट रेटेड इंस्ट्रक्टर इन फास्ट एट दैट टाइम। और उनके बारे में ये मशहूर था कि द ओनली रीज़न दे डोंट गेट फायर्ड इज़ बिकॉज देर एन एफ वाई पी हेड और समथिंग। तो अच्छा। अब वो इंस्ट्रक्टर ऐसे थे कि वो आते थे क्लास में, तो हम हमें लाइक वो रजिस्टर्स वगैरह पढ़ा रहे होंगे, लेकिन हमें बताया नहीं है उन्होंने एक बार भी कि रजिस्टर्स हैं ये। ठीक है, वो कोड पढ़ा रहे हैं हमें असेंबली का, और हमें उन्होंने बताया नहीं है ये ए एक्स बी एक्स जो लिखे हुए हैं ये है क्या। तो हमें बस हम वो वेरिएबल्स ही समझ के बैठे हुए हैं कि यार ये शायद वेरिएबल्स होंगे जिनको हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, और शायद ये कोई नई लैंग्वेज है। हमें ये नहीं पता कि यार ये रजिस्टर्स हैं, ये एक्चुअल लाइक फिजिकल एलोकेशंस ऑफ मेमोरी होती हैं, या इस तरह इनका काम होता है, या इस तरह ये ओवरफ्लो भी कर जाते हैं, इनका कुछ ख्याल रखने पड़ते हैं। तो आई थिंक मिड वन से मिड वन के पहले एक दो क्लासेस में उन इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया कि अच्छा ये ए एक्स बी एक्स रजिस्टर्स होते हैं। आई वॉज शॉक टू हेयर दैट। मुझे तब पता लगा कि यार दिस इंस्ट्रक्टर डज नॉट नो हाउ टू टीच। लाइक वाकई मुझे जो पहली बार फील हुआ ना ज़िंदगी में कि अगर किसी उस्ताद को वाकई पढ़ाना नहीं आता, तो वो मैंने उस हम्म। पॉइंट पे देखा था। एंड दे वर टीचिंग लाइक आफ्टर 5 years स्कूल। तो अगर आपको अपनी एबिलिटीज़ पे इतना नहीं यकीन कि आप 5 साल बाद अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, देन वाई आर यू टेकिंग दैट सब्जेक्ट एज एन इंस्ट्रक्टर। एग्जैक्टली।
तो एग्जैक्टली। एंड और उसमें हमें इतना भी कोई लीवे नहीं होता था कि हमारा अगर थोड़ा सा गलत है ना कोड तो हमें थोड़े बहुत लाइक मार्क्स ही दे दिए जाएं. दैट इंस्ट्रक्टर लाइक यूज टू मार्क आर पेपर्स लाइक उस पे ना उनकी लाइफ डिपेंड करती है. ठीक है, तो इतनी बुरी मार्किंग, पूरी क्लास फेल हो रही है, पूरी क्लास के मिड में लाइक आधी क्लास का एफ आ रहा है, 30% का डी आ रहा है, जो बाकी 20% थे वो उनके वैसे ही उनकी नज़रों में लोग आए थे तो उनका ए प्लस आ जाता था. इवन दो ए प्लस वालों ने और डी वालों ने ऑलमोस्ट सेम ही कोड लिखा होता था, एक दो जगह ही कोई मिस्टेक होगी. ठीक है, तो लाइक पीपल वर बीइंग पनिश्ड वेरी हार्शली फॉर वेरी माइनर मिस्टेक्स. तो और तब हमारी लाइक वो सब्जेक्ट भी ऐसा था जिसका कोई इंटरनेट पे इतना मटेरियल नहीं है. लाइक इवन टू दिस डे X88 की असेंबली इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा कोई इसका मटेरियल नहीं है. आपको कोई देयर इज़ नो गाइड टू फॉलो, देयर इज़ नो यूट्यूब टू ट्यूटोरियल दैट टीचेस हाँ, यू. आप चैट जीपीटी आप लॉड नहीं कर सकते हाँ, उससे। तब खुद ये तब खुद ना ही चैट आप लिखना। जीपीटी थर्ड सेमेस्टर के एंड पे नया नया चैट जीपीटी आई थिंक आया था, रिलीज़ हुआ था थर्ड सेमेस्टर जब ख़त्म हो गया था. लेकिन तब तो चैट जीपीटी भी क्या ही कर लेता, उसको भी समझ नहीं आती, नो डेटा टू बीइंग ट्रेन ऑन. तो ऑल वी हैड वाज एक वो बिलाल हाशमी साहब, वो बिलाल हाशमी वाज एन इंस्ट्रक्टर इन फास्ट. पहले वो फास्ट में इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने पूरा उसका उस सब्जेक्ट का करिकुलम लिखा था और उन्होंने उसकी लाइक हैंडबुक एक ना नोटबुक बनाई थी जो हम सारे पढ़ते थे एज टेक्स्ट बुक. और उनके कुछ लेक्चर्स थे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिकॉर्ड करवाए हुए. दैट वाज ऑल वी हैड एट दैट टाइम. आई थिंक एक पेशावर के फास्ट के एक टीचर है, उनका चैनल है रिक्लूज के नाम से. यस। जो दूसरा कंटेंट था उस सब्जेक्ट पे पूरी यूट्यूब पे वो सिर्फ उनका था. तो मैंने ये दोनों प्लेलिस्ट ख़त्म कर दी हुई थी, मैंने पूरी किताब ख़त्म कर दी हुई थी. लेकिन मुझे तब भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ. मुझे उस तरह नहीं वो नॉलेज हो सका, मिल सका कि अच्छा इसको प्रैक्टिकली कोड को लिखते कैसे हैं. थ्योरेटिकली तो मुझे सारा पता है कि रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, कैसे मैंने डिफरेंट चीज़ें करनी है. लेकिन मुझे प्रैक्टिकली नहीं पता कि कोड कैसे लिखना है असेंबली में, और पेपर तो सारा कोड आता था. तो जब पेपर हुए तो हम ऑब्वियसली मैं नहीं परफॉर्म कर सका इतना, टू द पॉइंट कि हमारा कोल का फाइनल था. और मैं फाइनल से पहले ना बाहर जो हमारा एक गार्डन होता था, गार्डन का नाम बड़ा अजीब है तो मैं नहीं पॉडकास्ट पे लूँगा. जो गार्डन होता था वहाँ पे मैं एक अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ और मैं ना सिर्फ देख रहा हूँ कि यार ये मैं पेपर देने जा रहा हूँ फेल होने. तो मैंने ना घर पे कॉल की कि यार ये शायद जो मैं अभी पेपर देने जा रहा हूँ ना पहली बार ज़िंदगी में, कि मैंने घर पे कॉल की अम्मी को कि यार ये जो शायद मैं पेपर देने जा रहा हूँ ना मैं शायद फेल हो जाऊँ. तो आई डोंट नो व्हाट टू डू. मज़े की बात है वो कॉल किसी ने उठाया नहीं था. तो मैं उस चीज़ से भी ना डिप्राइव्ड हो गया. तो मैं जब एग्ज़ामिनेशन हॉल गया हूँ तो अच्छा वो सब्जेक्ट भी इतना मुश्किल था कि वो ओपन बुक उसका पेपर होता था. टेक्स्ट बुक हमारे सामने है, हम जो देख सकते हैं हम देख लें. तो सारे बच्चों ने ना इतनी इतनी पूरी एक बंडल्स प्रिंट करवाए होते थे टू लुक थिंग्स अप. मज़े की बात है उन सब बंडल्स में एक चीज़ भी नहीं होती थी, ठीक है, जिसमें से कुछ एक्चुअली आया हो कभी. आई थिंक सिर्फ 5 पेपर होते थे जिसमें से एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, बाकी वो सारा बंडल यूजलेस होता था. तो मैं भी अब हम भी हैं 5 घुड़सवारों में, तो मैं भी इतना बड़ा बंडल प्रिंट करवा के ले गया. तो जब फाइनल शुरू हुआ है तो अब मैं चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, किसी चीज़ में है ही नहीं. अब वो कोड आया हुआ है किसी चीज़ का करने, तो मैं क्या ही ढूंढूँ. अब टेक्स्ट बुक में कोड तो नहीं ना लिखा हुआ कि यार ये वाला प्रॉब्लम है इसको सोल्व करके दिखाओ. तो मेरे साथ भी यही हुआ कि आई कुडंट परफॉर्म इन दैट एग्ज़ाम. अब उसका रिज़ल्ट इस तरह का आया कि रीचेकिंग के दिन हमारे ना इस तरह के कुछ नंबर्स बन रहे थे कि मैं लाइक 1 या 1.5 एब्सोलूट से पीछे था, रह रहा था. उन उन टीचर ने ना वो नंबर भी इस तरह लगाए हुए थे कि थोड़ी सी भी गलती है ना तो ज़ीरो है. ठीक है, थोड़े कोई लीवे नहीं है. तो बाइनरी मार्किंग हो रही है हमारी एक हिसाब से. तो अब ना हम तरले मिन्नतें कर रहे हैं उनके कि ये देख लें ये ठीक है लॉजिक कि इस तरह चल जाता है कोड. लेकिन नहीं, जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसी के मुताबिक वो चेक करेंगे वो इंस्ट्रक्टर. तो उन्होंने ना बस
हमारा नंबर नहीं बढ़ाए तो ना, अब मेरे पॉइंट 1.5 रहते थे एब्सोलूट्स, विच इज़ नॉट दैट मच कंसिडरिंग हाउ मच 1.5 एब्सोलूट इज़। आपके पेपर में लाइक 5 नंबर आपके बढ़ जाएँ, 6 नंबर बढ़ जाएँ तो आपके 1.5 एब्सोलूट हो जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो अब मैं ना अपने कुछ दोस्तों के साथ उन उन इंस्ट्रक्टर के ऑफिस गया हूँ। वहाँ पे पहले से मेरे कुछ जानने वाले खड़े थे जिन्होंने, जिनके सेम हालात थे, जो अपने नंबर बढ़वाने आए थे। अच्छा, अब ना मैंने उस इंस्ट्रक्टर के बहुत मिन्नतें तरले किए कि प्लीज़ ये थोड़े से बढ़ा दें, मैं ना फेल हो जाऊँगा इस तरह। तो उन्होंने नहीं बढ़ाए, उन्होंने ना कहा कि चलें, आई विल सी व्हाट आई कैन डू, बट दे डिड नॉट डू एनीथिंग। तो हम्म। मेरा जब रिज़ल्ट आया तो उस पे एफ़ लिखा हुआ था। तो एट दैट पॉइंट आई थिंक आई वो वाहिद सिंकिंग पॉइंट था मेरे यूनिवर्सिटी लाइफ में ना, कि जहाँ पे मुझे फील हुआ यार आई थिंक दिस इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन। और जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 2.6 मुझे गंदा लग रहा था ना, वो 2.6 से पहले सेकंड में 2.7 पे गया, और अब 2.5 पे आ चुका था वो, क्योंकि मेरा एफ लग गया था एक सब्जेक्ट में। हम्म। बाकी सब्जेक्ट्स में आई थिंक आई डिड ऑल राइट। डेटा स्ट्रक्चर में मेरा B+ था, पहला कोडिंग सब्जेक्ट था जिसमें मेरे C से अबव ग्रेड था, तो मैं बड़ा खुश था कि यार एटलीस्ट डेटा स्ट्रक्चर तो आते हैं ना। तो हम्म। और मज़े की बात है, उस क्लास में मेरे से अबव यहाँ तो वो थे जिनका A+ था, ठीक है, या मेरे से नीचे ही थे जिनका D था, ठीक है, वो D या C थे, ठीक है। तो मैंने क्योंकि खुद पढ़ा था और मैंने टीचर्स के लेक्चर पे एक्चुअल फोकस किया था, तो वो ना मुझे बहुत एक तब ना फील हुआ था कि यार यस दिस आई हैव अर्नड सोलली ऑन माई ओन, विच इज़ नॉट रियली ट्रू, वो भी मेरा लक ही था एक हिसाब से। बट उसमें एटलीस्ट मेरी मेहनत एटलीस्ट थोड़ा सा रंग तो ले आई थी ना, तो आई आई हैड द टेस्ट ऑफ सक्सेस फॉर एटलीस्ट वंस इन माई यूनिवर्सिटी लाइफ। तो हम्म। इवन दो आई डोंट थिंक के ज़्यादातर लोग B+ को कोई सक्सेसफुल ग्रेड कहते हैं, बट इट वॉज अ सक्सेस फॉर मी एटलीस्ट, एंड दैट्स ऑल दैट हम्म। मैटर्स। तो अब ये था कि अब मेरा एफ़ लगा हुआ है एक सब्जेक्ट में, तो मैंने घर पे ना, मैं पहले तो 1-2 महीने मैंने बताया ही नहीं, मैं शर्म के साथ कि मैं यार क्या कहूँ कि मैं फ़ेल हो गया हूँ एक सब्जेक्ट में। शिट शिट। तो और मज़े की बात है, जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हो, अगर आपने रीट्राई देनी है तो उसके पैसे आपको सब्जेक्ट के दोबारा देने पड़ेंगे, विच केम आउट टू बी लाइक 25,000 और समथिंग। तो हम्म। अब मैंने ना फोर्थ सेमेस्टर शुरू होने लगा, तब मैंने ना जाके अपनी मदर को बताया कि यार इस तरह मेरे साथ हुआ है, मेरा ना वो सब्जेक्ट फ़ेल हो गया है, मुझे नहीं आता था। तो वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम ना दोबारा उसकी ट्राई कर लेना, जब तुम्हें बेहतर लगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब फोर्थ से मैंने प्लान बनाया था कि मैं ना चलो 6 सेमेस्टर में कोल को पढ़ूँगा दोबारा, जब ना मैंने बाकी चीज़ें मैंने हैंडल कर ली होंगी, बाकी अपना CGPA उठा लिया होगा। लेकिन आई थिंक फ्लेक्स ने तब मुझे इजाज़त नहीं दी फोर्थ सेमेस्टर में। अच्छा, फोर्थ सेमेस्टर में मुझे पता लग गया था कि कौन से सेक्शन उठाने हैं, मैंने अपनी गलती से सीख लिया था। तो लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में मैं ना, एक कोर्स मेरा लॉक हो गया था पहले से ही, और वो था कोल के। फोर्थ सेमेस्टर में फास्ट ने कहा कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू रिपीट दैट कोर्स। अच्छा, आई थिंक अब इसमें भी मेरे लिए एक अच्छी बात ही थी, क्योंकि फिर मुझे असाइन हुए थे कोल के लिए सर अमार हैदर। अमार हैदर हम्म। वाज अ पर्सन जो कि ना बहुत देर बाद फास्ट में कोई इस तरह का बंदा आया था जिसको वो सब्जेक्ट पढ़ाना आता है। वरना उस सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स थे ना, उन्होंने बस अपने सर से उतारने की कोशिश की है उस सब्जेक्ट को, उसको और एल्गोरिदम्स को। लेकिन अमार हैदर वाज समवन जिसको वाकई वो पढ़ाना आता था, और सेम सेम सब्जेक्ट, सेम टेक्स्ट बुक, बट डिफरेंट टीचर। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने हमें कोडिंग करना सिखाई है एक्चुअल में बोर्ड पे, कि अच्छा ये अगर इस तरह का मसला है तो हमने किस तरह सॉल्व करना है। हमें पहली बार पता लगा कि यार असेंबली में भी हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं जिस तरह हम C++ में करते हैं ना, तो यू डोंट नीड टू राइट अ 2-3 thousand लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है, वो आप हर फाइल में 200-200 लाइंस कर सकते हो और उनको एज हेडर फाइल यूज़ कर सकते हो। तो हमें ना ये नई नई चीज़ें पता लगी उसमें। हमने
प्रोजेक्ट अपना उसका उस सब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट था सेमेस्टर एंड पे हमने गेम बनाई थी असेंबली में। आई वॉज रियली प्राउड ऑफ इट, इवन दो मेरे जो ग्रुप मेट था, प्रोजेक्ट मेट था, उन्होंने उसने ज़्यादा काम किया था उसमें। लेकिन आई वॉज स्टिल प्राउड कि यार चलो मैंने, हाँ मुझे पता तो है ना कि उसमें हो क्या रहा है, मुझे पता है प्रोग्रामिंग कैसे होती है, मुझे ये भी पता है कि असेंबली में गेम कैसे बनती है। आई हैव गॉट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद इट। तो हम्म। आई वॉज रियली हैप्पी। और मज़े की बात है कि द सेम सब्जेक्ट, सेम टेक्स्ट बुक, सेम रिसोर्सेज, जस्ट अ डिफरेंट टीचर, आई गॉट एन ए इन कोल माशाल्लाह। नेक्स्ट सेमेस्टर। सो नाइस। yes, that was the first time I've gotten an A in a non-language subject. हम्म। ठीक है, तो हम्म। आई थिंक दैट वाज रियली एक ना जो कम बैक स्टोरी होती है। मेरे फास्ट के हम्म। करियर की कम बैक स्टोरी ये थी कि यार आई हैव कम गॉटन बैक ए। आर्क हो रहा है आपका। यस यस, कम बैक आर हुआ था। हम्म। और मज़े की बात है, मैंने हम्म। फोर्थ सेमेस्टर में कोई इतनी ट्राई हार्डिंग, मैंने इतना सर पे नहीं चढ़ाया था चीज़ों को कि यार मेरा क्या बनेगा। अब तो मैं बहुत ही मतलब लो पॉइंट पे आ गया हूँ। मैंने कहा था यार अगर ठीक है, अगर मैंने मेहनत करके भी 2-3 सेमेस्टर कुछ इतना उखाड़ नहीं ना लिया, तो इसका ये मतलब है कि मुझे हम्म। टेंशन ही लेनी चाहिए। ठीक है, मैं मेहनत करूँगा, लेकिन आगे जो होगा देखी जाएगी। मैंने कभी उस चीज़ को अपने सर पे नहीं आने देना, तो मैंने ऐसे ही किया। हम्म। तो मैंने बस साथ साथ कंटिन्यू किया अपना। ऑल दो मैंने सारी यूनिवर्सिटी लाइफ वही है कि आखिरी दिन पढ़ के एग्ज़ाम देने वाली सिचुएशन है। लेकिन मैंने ना लाइक एटलीस्ट इतना साथ साथ कैरी ऑन किया कि मैं कैच अप कर लूँ एक दिन में। तो फोर्थ सेमेस्टर वाज वेरी गुड फॉर मी। जो मेरा 2.5 पे CGPA था वो अब काफ़ी ऊपर आ गया था। 3 पे तो नहीं गया था ऑब्वियसली, क्योंकि इतना आपने मतलब एक बार भंड मार दिया तो उसको ऊपर लाते हुए बड़ी देर लगेगी। तो लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट। और उसमें ना हमारा एक सब्जेक्ट था फोर्थ सेमेस्टर में, प्रोबेबिलिटी का। तो वो जिन इंस्ट्रक्टर ने हमें पढ़ाया था ना वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। उन्होंने ना लाइक वो मैथमेटिक का भी एक सब्जेक्ट था जिसमें ना मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होने लग गया था। तो आई लाइक एक्सपीरियंस कि अच्छा यार इट्स नॉट कि मैथ को मैं हेट करता हूँ, इट्स जस्ट के कुछ कभी कभार ना हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। वो डिफरेंट उसकी सर्कमस्टेंसेज होती हैं। कभी कभार इंस्ट्रक्टर नहीं आपका डेवलप एक इंटरेस्ट करवा सकते एक सब्जेक्ट में, कभी कभार उसका कोर्स मटेरियल ही बड़ा बोरिंग होता है। लेकिन वो एक सब्जेक्ट था जिसमें ना आई थिंक इंस्ट्रक्टर ने इतना अचीव कर लिया था कि वो हमारा ना उन्होंने एक इंटरेस्ट पैदा करवा दिया उस सब्जेक्ट में। तो हम्म। आई गोट अ टेस्ट ऑफ के मैथ को आप अगर पढ़ो, प्रोबेबिलिटी है बेशक, स्टैटिस्टिक्स है, इट्स नॉट लाइक रियली रॉकेट साइंस लेवल स्टफ। बट अगर आप वाकई उसमें दिल लगा के पढ़ो या देखो उसको स्टडी करो कि क्या इसमें होता है, तो यूल गेट द हैंग ऑफ इट। तो फोर्थ हम्म। सेमेस्टर मेरा बड़ा अच्छा गया। फिफ्थ में मैंने मेरे ख्याल से ना सबसे जो अच्छी परफॉर्मेंस थी मेरी वो फिफ्थ सेमेस्टर में थी। फिफ्थ सेमेस्टर में हम्म। इवन तो कोई वो नहीं था कि इंटेंशनल नहीं था, मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर तक ना फिर एक स्टूडेंट, फास्ट के स्टूडेंट को पता लग जाता है कि यार व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, और व्हाट हम्म। नॉट टू डू इज़ के आपने कभी भी ना उसको एक चीज़ को सर पे नहीं बिठाना कि यार ये मैंने ना किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे निकाल देंगे फलां फलां। ठीक है, तो बस एक बार जब आपने वो एक मेंटल बैरियर अपना अनलॉक कर लिया ना, वो मेंटल बैरियर सरपास कर लिया, आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट कि आप फिर देखने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लग जाते हो चीज़ों को। आपके ना जो स्टूडेंट अंदर का है वो थोड़ा दोबारा जाग जाता है। तो इसी तरह हम्म। मैंने फिर कैरी ऑन करते करते अपने 8 सेमेस्टर आई थिंक गुजार लिए फास्ट में। और उसमें फिर मेरा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बना। फिर जिस सब्जेक्ट में मैंने प्रोफेशन जिस जो चूज़ किया उसके भी मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े। तो आई वॉज रियली लाइक इवन एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन आई वॉज अनश्योर वट टू डू, वट प्रोफेशन टू पिक। बट जब मैंने देखा कि यार आई थिंक मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके काफ़ी सारे मैंने कोर्सेज पढ़े हैं और जिसमें थोड़ा सा मुझे नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा इंटरेस्ट है, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशली। तो देन आई चोज दैट फील्ड एंड नाउ आई एम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। नाइस यार, माशाल्लाह। गुड स्टोरी। आई मीन हाँ, आई गेस हर कोई जो अब फास्टियन आता है यहाँ पे उसको ये रगड़ा खाना होता है जो हाँ फेमस होता है रगड़ा फास्ट का।
आई गेस। मुझे ये बताते हो कि मतलब कि इन कॉन्वर्सेशंस जो हमारी वैसे होती हैं उसमें तुम मुझे ये बताते हो कि यार मैं मतलब कि अपने दोस्तों को देखता हूँ या अपने जानने वालों को देखता हूँ, तो अगर कोई मतलब कोई मेरा कॉलीग जैसे फास्ट से पढ़ा हो और उससे उसको पता हो, तो वो जब काम करने जाता है कोई भी चीज़ आती है तो बाकी लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो बंदा जो है वो कूल रहता है। व्हाट इज़ अबाउट फास्ट और उसका जो सिस्टम है जो इस तरह मतलब उसको प्रिपेयर कर देता है बच्चे को कि यार ये प्रेशर है आपका, तो यू हैव टू रिमेन काम अंडर प्रेशर एंड डू क्वालिटी एंड गुड वर्क। यार आई थिंक कि इट्स नॉट कि जो फास्ट इट सेल्फ डज एनीथिंग, वो थोड़ा हम्म। उनका ये है कि फास्ट वाले आपको ना फ्री रेन नहीं देते आपकी स्टडीज़ पे। मतलब वो इस तरह नहीं कि आप योर ऑन, इस तरह नहीं है कि बस आपने जो चाहा कर लिया और आप आके पेपर भी दे दिया और आप पास हो गए और आप याशी में यूनिवर्सिटी लाइफ गुजार रहे हैं। तो इस तरह नहीं है। वो थोड़ा ये है कि आपकी ना आपको कभी भी फ्री क्रम्स नहीं मिलेंगे फास्ट में। आपकी अगर पेपर चेकिंग होगी, आपकी मेरिट पे पेपर चेकिंग होगी और उनका पेपर मुश्किल होगा। उनका ये नहीं होगा कि बड़ा आसान तरीन पेपर आ रहा है। जैसे अब मैंने एक दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं उनके जो फाइनल पेपर थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के, वो हमारी फास्ट में पहली लैब थी उस तरह। तो आई थिंक बाय गिविंग अस हार्ड पेपर्स और डिफ़िकल्ट आई थिंक चेकिंग क्राइटेरियाज रख के उन्होंने हमारी एक ना इतनी मेंटल ट्रेनिंग कर दी थी कि वी अडाप्ट टू थिंग्स। और जब हमारे पे प्रेशर आता है ना, इंस्टेड ऑफ क्राइंग अबाउट इट, वी वी लुक द नेक्स्ट बेस्ट वे टू अचीव इट। कि अच्छा अब ये प्रेशर वाली चीज़ आ गई है, अब ये मेरे पे बर्डन है, तो मैं बजाय कि अब इसके बारे में रोने लग जाऊँ, जो कि हम्म। मेरी स्टोरी में आपने नोटिस किया होगा, पहले 2 सेमेस्टर मैंने ऐसे ही किया बस, और उसके बाद रो रहा हूँ। वट शुड आई डू अबाउट हम्म। इट? तो आई थिंक फास्ट का एक ये रोल है कि दे मेंटली प्रिपेयर यू टू हैंडल थिंग्स जो आपको नहीं आती। और जो सबसे बड़ी बात है जो आई थिंक एवरी फास्टियन को उनके प्रोफेशनल करियर में हेल्प करती है, वो ये है कि यू गेट लाइक कंफर्टेबल टू बी आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना थोड़ी सी आदत हो जाती है रहने की। ये नहीं है कि अगर आपको एक चीज़, एक टेक्नोलॉजी का स्टैक या एक आपको नई चीज़ आ गई है करने में प्रोजेक्ट में और वो आपको नहीं आती, बजाय कि आप दूसरों के पास जाके उनसे करवाने के, आप पहले ये देखोगे, एक फास्टिंग ये देखेगा ज़्यादातर कि क्या वो खुद इस चीज़ को कर सकता है कि नहीं। और अगर वो कर सकता है तो 90% ऑफ टाइम मैंने यही नोटिस किया है कि वो खुद कर लेते हैं उसको। और वो फिर हम्म। घबराते नहीं है, उस दोबारा उस चीज़ से नहीं घबराएगा। देन ऑन टू द नेक्स्ट वेंचर कि अब कोई नई चीज़ आएगी तो देखेंगे। तो आई थिंक ये मैंने बड़ा बड़ा नोटिस किया है। तो ये आई थिंक रियली इम्पोर्टेंट है। सही है, सही है। ठीक हो गया यार। तो इफ़ यू कंफर्टेबल शेयरिंग, तुम अभी लाइक किधर काम कर रहे हो और व्हाट इज़ योर जॉब बेसिकली? यार आई एम बेसिकली वर्किंग फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन एयरलाइन सोसाइटी। और मेरी जॉब बेसिकली एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर स्लैश ए इंजीनियर है। इवन दो देर आर हम्म। डिफरेंसेस अमंग बोथ ऑफ दीज। तो मेरा अभी जो लाइक आई एम वर्किंग फॉर अ फैशन टेक जायंट इन गल्फ। और अच्छा। उनके लिए हम ना, वो बेसिकली एक स्टाइलिंग कंपनी है और उनके लिए हम उनकी स्टाइलिंग सर्विसेज को एआई असिस्टेड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे शिफ्ट कर रहे हैं कि वो सारी एआई पावर्ड हो जाए। और ओके। उसके लिए कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज के एल्गोरिदम होते हैं। और उसके अलावा आपके ज़्यादातर एआई इंजीनियरिंग होती है, जिसमें जो पहले से एआई बना हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, अगर उसको फाइन ट्यून करना है तो वो कैसे करना है। अगर आपने कोई मॉडल्स प्री ट्रेन लगाने हैं वो किस तरह लगाने हैं। और अगर आप कोई एपीआई के थ्रू एआई एक्सेस कर रहे हो मॉडल, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट हम्म। बेस्ट वे टू अचीव दैट। तो दैट इज़ ठीक है। मोस्टली माई जॉब के इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आ जाएं कि आई वांट टू डू दिस एंड दैट विच हैज़ अ प्री डिफाइंड प्रोसेस,
उसको अगर कोई तेज़ करना है या उसमें एफिशिएंसी लानी है तो वो किस तरह लानी है, या कोई मुझे एक चीज़ एआई पे शिफ्ट करनी है तो वो किस तरह करनी है। हम्म। तो दैट इज़ माय करंट जॉब। सही हो गया, सही हो गया। और तुझे अब तो आई गेस ऑलमोस्ट साल हो गया हुआ है एट दिस कंपनी, क्योंकि वी ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर है। हाँ, यस, वी ग्रेजुएट। जस्ट आई थिंक जस्ट 2 to 3 days प्रायर मुझे प्रॉपरली 1 साल ऑफिशियली हुआ है। क्या बात है, वेरी नाइस। सही हो गया यार। अच्छा हाँ, सॉरी वो अब मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हुआ था बेसिकली, माय साइज लिमिट रीच फॉर द वीडियो। अच्छा हाँ, तो मैं बेसिकली ये पूछ रहा था कि जो तुम ये बता रहे थे ना कि जो तुम कंपनीज को मूव ऑन टू एआई इंफ्रा और एआई नेटिव बना रहे हो, बेसिकली मेकिंग देम एआई पावर्ड ना, तो जो तुमने टूल्स अब इस्तेमाल किए हैं इन टर्म्स ऑफ एलएलएम्स और एल्गोरिदम्स या एप्लीकेशन, जैसे कि अभी आजकल कर्सर आपका चल रहा है, एंटी ग्रेविटी चल रहा है आपका, क्लॉड चल रहा है आपका, कोडेक्स बाय चैट जीपीटी अभी 5.5 आया था। तो व्हाट डू यू थिंक इज सम टूल्स जो लोग मतलब शुड जंप ऑन मोर, एंड सम थिंग्स जो मतलब बिल्कुल ही ओवररेटेड है, मतलब दे शुड नॉट बी यूजिंग बेसिकली। तो बेसिकली मेरा ना एलएलएम से एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ था थर्ड सेमेस्टर के बाद, जब चैट जीपीटी प्रॉपरली रिलीज़ हुआ था टू द कॉमन पब्लिक। हम्म। तब बेसिकली फर्स्ट ईयर्स में ये रुझान होता है कि आपको जब भी कोई चीज़ इस तरह की मिल जाती है जो आपका काम आपके लिए कर दे तो यू जंप ऑन टू इट। तो पहले इस तरह के जुगाड़ों में एक चेक भी इंक्लूडेड था कि लोग चेक की सब्सक्रिप्शन लेते थे अपनी असाइनमेंट्स पूरी करने के लिए, क्योंकि उसमें टेक्स्ट बुक्स के आंसर्स होते थे। और उसके अलावा फिर आपकी ये भी होता था कि लोग आपके असाइनमेंट्स भी करके दिया करते थे। तो अब मेरे पास एक टूल आ गया था जो फ्री है, और वो मेरे लिए कोड भी लिख देगा, इवन दो वो कोड में बड़ी गलतियाँ होंगी, बट एटलीस्ट मुझे कोई बेस लाइन थ्रेश होल्ड तो मिल जाएगा ना उसके लिए, जिसको मैं बाद में रिफ़ाइन कर सकूँ। तो आई थिंक मेरे लिए एक एजेंटिक टूल का ना वहाँ से ही स्टार्ट हो गया था कि मैं जब जब भी कोड लिखता था ना, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दी मोस्ट एफिशिएंट सिंटैक्स या इस तरह की चीज़ें, मैं ये देखता था कि अच्छा यार इसको मैंने स्ट्रक्चर किस तरह करवाना है, इसको मैंने इंस्ट्रक्शंस किस तरह देनी है, प्रॉम्प्ट क्या देना है मैंने उसको, और क्या मैं इसको कहूँगा कि वो मुझे ना लिख के मेरी डिज़ायर्ड चीज़ दे देगा। और तब वो होता था कि लाइक सारी की सारी असाइनमेंट्स करवा रहा हूँ मैं उससे, सारे के सारे लैब्स करवा रहा हूँ। तो तब इस चीज़ को ना बड़ा फ्रॉन किया जाता था, फ्रॉन अपॉन थी कि तुम चैट जीपीटी से करवा रहे हो, तुम्हें खुद तो कुछ आता नहीं है। हम्म। मुझे याद है कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी मुझ पे हंसते थे कि यार इसको तो कोडिंग नहीं आती, ये चैट जीपीटी से करवाता है, हम्म। इवन तो मैं उससे कोड लिखवाता था और उसको बाद में खुद ठीक करता था, क्योंकि ऑब्वियसली तब चैट जीपीटी आपको ठीक कोड नहीं लिख के देता था। तो आई थिंक तब से मैं एक मुझे बहुत अर्ली हैंड्स ऑन मुझे पता लग गया था कि अच्छा यार ये ऐसे काम करवाते कैसे हैं। तो जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया तब तक चैट जीपीटी वगैरह सारे बड़े अच्छी एक पोजीशन पे थे। इवन तो थोड़ा बहुत तब भी फ़्रॉन किया जाता था, अभी भी थोड़ी सी शर्म महसूस की जाती है एआई का यूज़ करने में, लेकिन अब नॉर्म था सोसाइटी का। तो अब टूल्स आगे थे, एजेंटिक टूल्स आगे थे जो आपको ना आपकी कोड बेस के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, आपको टर्मिनल यूआई उनका मिल जाता है। उसमें आप उस एआई से काम करवाने को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हो ताकि वो स्टेप बाय स्टेप आपका काम करे। तो जब ये एजेंटिक टूल्स आ गए थे ना, तो मुझे ना हमारे जो एक मेंटोर है उन्होंने ना मुझे लिंक भेजा था, जो कंपनी में हमारे काम करते हैं, उन्होंने ना मुझे एक लिंक भेजा एंटी ग्रेविटी का, गूगल का। हम्म। तब एंटी ग्रेविटी ना नया नया रिलीज़ हुआ था, लाइक उसको 1 2 दिन हुए थे, और वो बेटा में था। क्लाउड कोड बड़ी देर से था तब से, लेकिन उसको ना इतना एटलीस्ट प्रोग्रामिंग स्फेयर्स में तब तक सीरियस नहीं लिया गया था, क्योंकि तब तक कोई इस तरह की खबर नहीं आती थी कि क्लाउड जस्ट किल्ड फलां, क्लाउड जस्ट किल्ड हम्म। ढमका। तो तब ना मैंने फिर एंटी ग्रेविटी जब मैंने देखा ना, तो मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे पता लगा यार ये तो वी एस कोड का ही फोर्क है, लेकिन इसके ऊपर जेमिना इंटीग्रेट हो गया। मतलब अब मुझे जाकर चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। वो मेरे पास एक नेटिव चीज़ आ गई है, और इससे पहले भी इस तरह की सर्विसेज थी, लेकिन दे वर वेरी लाइक मीडियोकर,
इन देयर परफॉर्मेंस। लाइक कर्सर उससे पहले एग्जिस्ट करता था, मुझे पता था कि कर्सर करता, लेकिन मेरा कर्सर के साथ कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। हम्म। तो उस तब तक ना आप, जब तक आपके पास पेड मॉडल नहीं है ना, तब तक आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, विच इज़ ट्रू, स्टिल ट्रू टू सम एक्सटेंड नाउ, बट अब एट लीस्ट आपको पता लग जाता है कि अच्छा यार, जो मेरे पास मॉडल है उसकी कैपेबिलिटी में मैंने कैसे उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला काम करवाना है। तो फिर आई गोट टू, लाइक मुझे उसका एक नो हाउ हुआ एंटी ग्रेविटी का। अभी तक मैं एंटी ग्रेविटी लाइक यूज़ करता हूँ एज माई बेसिक आईडी। और उसके बाद फिर मैंने बाकी ये एजेंटिक टूल्स को भी ना डिस्कवर करना शुरू कर दिया। और अब तक ना, मतलब जब मैंने बाकियों को शुरू किया ना, तब तक वो क्लाउड का एक वो बूम आने लग गया क्लाउड कोड का, कि क्लाउड कोड जस्ट किल्ड दिस एंड दैट। तो अब ना मैंने देखा कि यार, अब सारे लोग ना जब क्लाउड कोड पे शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो आई शुड लर्न हाउ टू डू द सेम थिंग्स दैट क्लाउड डज, बट विद इट्स कंपेटिटर्स। ताकि बाद में जब एक क्लाउड की मोनोपोली होगी ना, तो मुझे पता होगा यार, अच्छा मैं क्लाउड नहीं यूज़ कर सकता फॉर सम रीज़न, या बहुत महंगा हो गया, तो मैं अपना यूज़ कैसे निकलवाऊँ सेम तरीके से। हम्म। तो आई dive deep into open code. Open code is basically a free agentic tool for that integrates into your terminal. It is like the agentic fork of Cloud Code. ठीक है। तो ओपन कोड में एक अच्छी चीज़ ये थी कि उसमें ना आपके ओपनली होस्टेड मॉडल्स होते हैं जो बाकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं। उसमें ये नहीं होता कि अगर आप क्लाउड कोड जैसे यूज़ करें ना, उसमें सिर्फ आप एंथ्रोपिक के मॉडल्स पे रिलाई करते हो, हम्म। या आप अगर कोडेक्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप सिर्फ ओपन एआई के मॉडल्स पर रिलाई करते हो। एंटीग्रेविटी में आप सिर्फ गूगल्स के मॉडल्स होते हैं, या गूगल के अलावा आपको ओपस मिल जाता है, 4.5 मिलता था तब, तो वो भी बहुत कम लिमिट होती है। तो अब मुझे ना बाकी मॉडल्स भी मिलने लगे थे कि अच्छा यार, ये GLM भी कुछ होता है, किमी K2 भी कुछ होता है, इस तरह के मॉडल्स भी हैं जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, जिनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो मैंने ना शुरू कर दिया ट्राई एंड टेस्ट करना चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ना सारे एजेंटिक टूल्स की, MCP सर्वर्स कैसे क्या होते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उनको, ऑल दी निटी एंड ग्रिटी, ऑल द फैंसी schmancy स्टफ जो भी आजकल AI पे हो रहा है, एजेंटिक टूल्स पे हो रहा है, मैंने देख लिया सारा। और सिर्फ ना सिर्फ ओपन कोड, तब तक फिर मैंने कोडेक्स भी देख लिया हुआ था, तब तक मैंने क्लाउड कोड भी देख लिया हुआ था, सारे जो जितने भी एजेंटिक टूल्स थे मैंने आउट ऑफ माई ओन पॉकेट सबकी पेड सब्सक्रिप्शन टेस्ट कर ली थी वन बाय वन। हम्म। तो क्लाउड की तो आई थिंक मैंने वो जो उनका लर्निंग पाथ क्लाउड इंजीनियर का होता है वो भी पूरा कर लिया हुआ, उसकी सर्टिफिकेशंस भी। हम्म। और अब बस क्लाउड कोड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट रह गया मेरा। तो um, अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने, क्योंकि मैं एक लाइक एजेंटिक असिस्टेड डेवलपर ही हूँ, तो एंड आई डू लाइक सर्टिफाई माई सेल्फ एज वन, या मैं खुद को प्रोफेस इसी तरह करता हूँ कि आई एम एन AI असिस्टेड डेवलपर हु डज एजेंटिक डेवलपमेंट इन मशीन लर्निंग एंड AI। तो अभी तक जो मैंने अपने प्रोफेशनल यूज़ केस के मुताबिक टूल्स देखे हैं ना, आई थिंक द वन टूल दैट इज़ मोस्ट अंडररेटेड इज़ ओपन कोड। ओपन कोड इज़ लाइक चीपर देन कोडेक्स एंड क्लाउड कोड एंड एंटी ग्रेविटी। द ओपन कोड की गो की सब्सक्रिप्शन $10 की है, पहले मंथ तो आपको $5 होता है वो, हम्म। और जबकि बाकी आपसे बाकी सर्विसेज $20 लेंगी। और दूसरा ये कि ओपन सोर्स मॉडल्स भी इस पर आपको मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस वेरी कंपेरेबल होती है आपके दूसरे, जैसे सोनेट मॉडल है उसके साथ आपकी कंपेरेबल है, और जेमिनाई के साथ कंपेरेबल है। हम्म। हाँ, कुछ मॉडल्स इसी तरह के होंगे, जैसे आपके ओपस है, GPT 5.4 प्रो है, या जेमिनाई 6.1 है, सॉरी जेमिनाई 3.1 है। उनके अब 1-1 मिलियन टोकन्स के कॉन्टेक्स्ट हैं, तो उनको वो मैच नहीं कर सकेंगे टोकन कैपेसिटी में, बट परफॉर्मेंस में वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाते हैं। तो आई थिंक ओपन कोड इज़ एन अंडररेटेड वन। हम्म। ओवर रेटेड जहाँ तक बात है, आई थिंक क्लाउड कोड इज़ अ बिट ओवर रेटेड, येस। क्योंकि एक तो ये कि वो आपसे पैसे ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनके टोकन्स कम होते हैं, तो द बेसिक कोडिंग सेशन रन्स आउट फास्टर, हम्म। सो बेसिकली दे आर टेकिंग मोर मनी फ्रॉम यू। दूसरा ये कि 99 पीपल जो क्लाउड कोड पे काम कर रहे हैं ना, वो सेम पैसे अगर वो क्लाउड मैक्स पे 200 दे रहे हैं डॉलर, तो वो कोडेक्स प्रो के $100 से भी वो सारा काम सेम ईज़ के साथ कर सकते हैं। तो वाई स्पेंड दैट डबल द अमाउंट फॉर द सेम टास्क यू कैन डू फॉर फ्रॉम सम अदर लाइक टूल। हम्म। तो आई थिंक क्लाउड कोड इज़ अ बिट ओवर रेटेड, ओपन कोड इज़ अंडर रेटेड, कोडेक्स इज़ ऑल्सो अ बिट अंडर रेटेड।
एंटी ग्रेविटी इज़ वेरी अंडररेटेड फॉर पीपल जो कि बहुत ही डीप डाइव नहीं करना चाहते, जो कि ये सब एजेंट्स वगैरह एमसीपी कन्फिग्रेशन हम्म वगैरह का फिक्र नहीं करना चाहता, टर्मिनल में जाके जो काम नहीं करना चाहता, हम्म उसके लिए एंटी ग्रेविटी बड़ा अच्छा है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी आपको जीयूआई प्रोवाइड कर देता है, उसमें आप वहाँ पे नेटिव एमसीपीज कनेक्ट कर सकते हैं, सिंगल एजेंट वर्कफ्लोज के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। और Gemini CLI is also something के Gemini CLI is also has gotten to a very good point। वो भी एक आई थिंक क्लाउड कोड का 4 की बन चुका है इस पॉइंट पे। तो अच्छा। उसमें भी आप, अगर आपको एंटी ग्रेविटी नहीं पसंद और आपके पास सब्सक्रिप्शन है एंटी ग्रेविटी की, आपको GUI नहीं पसंद, तो आप Gemini CLI के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू भी वो काम कर सकते हैं, जैसे आप क्लाउड कोड या कोडेक्स पे करते हैं, उस पर भी सेम फंक्शनलिटीज़ हैं। ठीक है ठीक। तो या दैट्स इट। सही सही सही। मैं वैसे मैंने आई वुड से मैंने जेमिनाई जो है वो मैंने इतना यूज़ नहीं किया बिकॉज पहली दफ़ा जब आया था ना गूगल का एक LLM कॉल्ड बार्ड, बार्ड वाज एक्सेप्शनली बैड। मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैं उसको एक मैंने लॉजिक का क्वेश्चन दिया था, कंप्लीटली फारिग उसने किया। तो उसके बाद मैंने कहा यार मैंने गूगल की कभी LLMs मैंने इस्तेमाल ही नहीं करने। अब आई डोंट नो अब जेमिनाई किस तरह का है। आई एम श्योर इट इज़ गुड क्या कहते हैं कोडिंग के टास्क में, ठीक है। एक मैं चीज़ जो तेरे से डिसएग्री करूँगा इज़ क्लॉड कोड। जो क्लॉड कोड मुझे देते हैं, अब आई डोंट नो अबाउट कोडेक्स, ठीक है, कोडेक्स की परफॉर्मेंस तुम ही ज़्यादा जानते हो, यू कैन हैव अ से ऑन दिस। क्लॉड कोड आई थिंक सो इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ, मैं अगर जैसे कोड करना हो ना थ्रू इट, ठीक है, वो आई फील के वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। प्लस जो उसके स्किल्स है ना वो आई एम अ बिट्स हैव टू स्टिल एक्सप्लोर देम। अभी आई डोंट नो अगर जो स्किल्स हैं दे आर बेसिकली अ रीडमी फाइल बिहाइंड इट, और वो बस इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप ये बन जाए LLM। तो वो अगेन वो तुम ज़्यादा मुझे बेहतर गाइड कर सकते हो ऑन दिस। आई थिंक क्लाउड कोड की जहाँ तक बात है, उसके ओवररेटेड होने की और ना होने की, ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनल सब्जेक्टिव प्रेफरेंस, बट हम्म आई थिंक अगर आप ये कह रहे हो ना कि क्लाउड इज़ द प्रीमियर थिंग टू कोड ऑन, ठीक हम्म है, एंड उसका कोड सबसे अच्छा होता है, दैट कोड क्वालिटी इज़ नॉट द ओनली फैक्टर एट प्ले हेयर। आप उसके लिए, वो एक सब्सक्रिप्शन है, आप उसके लिए पैसे दे रहे हैं, ठीक है, तो द वैल्यू फॉर योर मनी इज़ ऑल्सो समथिंग दैट नीड्स टू बी काउंटेड। हम्म क्योंकि अगर मैं कहूँ कि यार मुझे बेस्ट सर्विस, बेस्ट एयरलाइन दुनिया की कौन सी है, तो अगर मैं, मेरा जवाब ये हो कि यार तुम वो फ्लाई एमिरेट्स पे यूज़ करो, उसको ही ना, जो आपकी बेस्ट क्लास होती है उसकी, हम्म ठीक है, एग्जेक्टिव क्लास, उसकी उसमें चले जाओ, और उसमें आप 25 से 50 थाउजेंड डॉलर्स की एक सीट लो, तो आपका बड़ा अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा। हम्म तो इसका ये मतलब नहीं है कि एमरेट्स इज़ द बेस्ट एयरलाइन, इसका ये मतलब है कि यार मैंने उस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, आई हैड अनलिमिटेड मनी एट दैट पॉइंट। हम्म तो क्लाउड का भी यही है कि यस, इफ़ यू हैव अनलिमिटेड मनी, यू डोंट रियली केयर अबाउट कि आपकी सब्सक्रिप्शन एंड हो रही है कि नहीं, और आप उसका मैक्स आउट प्लान फुल ले सकते हैं, एंटरप्राइज वाला, हम्म go for it, obviously it codes like better than other models। but अगर आप एक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, you buy solutions from your hard earned money, तो आई डोंट थिंक कि क्लाउड इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड बी रीचिंग आउट, बिकॉज उसने तो $20 वाले ने तो ख़त्म हो जाना, तो फिर बाकी दिन के आप एक दूसरे का मुंह देखोगे कि यार अब मेरी सोल्यूशन ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँ। हम्म तो उसके लिए फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरी, जो मैं पैसे दे रहा हूँ, इस पे मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन दे रहा है मेरे। क्या अगर मैं जेमिनाई की सोल्यूशन देता हूँ एंटी ग्रेविटी तो क्या उसके टोकन रन आउट करते हैं कि नहीं। आई डोंट थिंक कि आज तक कोई इस तरह का पॉइंट आया कि मैंने बहुत एक्सट्रीम कोडिंग टेस्ट भी किए हों कि मेरी एंटी ग्रेविटी की सोल्यूशन रन आउट कर गई हो, ओके। एंड इट्स परफॉर्मेंस इज़ आई थिंक 80% ऑफ वट क्लाउड गिव्स मी। हम्म तो आई एम नॉट रियली लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग। और क्लाउड का एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कि वो बड़े सिंपल से टास्क को ओवर थिंक करने लग जाता है। तो अब मैं कहूँ कि यार अब मैं मैकेनिक से टायर ठीक करवाने गया था, उसने मेरा इंजन ही खोल के बैठ गया है, हम्म तो कैसा मैकेनिक है वो। हम्म अच्छा जी। अनदर डिस्कनेक्ट आई नो, अगेन माय फॉल्ट। कैमरा की स्पेस हम मेरी ख़त्म हो गई थी। अच्छा तो इकराम हम थे तुम बात कर रहे थे अबाउट क्लाउड कोड, उसकी जो रीडमी फाइल्स है और उससे थोड़ा सा हम पहले बात कर रहे थे।
जब उसके बारे हम में ये जाना। बात कर रहे थे कि जो डॉट एम डी फाइल्स होती हैं क्लाउड और दूसरे एजेंटिक टूल्स में, जिसमें स्किल्स आपकी स्किल्स डॉट एम डी होती है, आपकी एजेंट डॉट एम डी, क्लाउड डॉट एम डी, नेविगेशन डॉट एम डी, आर्किटेक्चर डॉट एम डी, फिर आपके डॉट एजेंट्स का सब फोल्डर होता है, फिर आपके एम सी पीज होते हैं, ये सारे लाइक दे आर वेरी फैंसी फैंसी टर्म्स। और हर एजेंटिक इंजीनियर को लगता है कि यार ये मुझे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, दीज हम्म। आर अ वेरी मस्ट फॉर माई क्लाउड टू इवन वर्क। पहली बात तो ये है कि इनको चलाने के लिए ना आपको रियलिस्टिकली आपको ना मैक्स आउट सब्सक्रिप्शन चाहिए, वरना आपके टोकन बहुत जल्दी रन आउट करते हैं इनसे। और दूसरा ये कि हर एजेंटिक डेवलपर के ना लाइफ साइकिल में एक 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला वो होता है जब उसे एआई के साथ काम नहीं करना आता, वो जस्ट उसे बात करता है, जस्ट टॉक टू इट। और दूसरा ये वाला पॉइंट होता है उसकी एक जो पीक होती है ना उस पे, कि उसने सारा कुछ सेटअप किया हुआ है और वो सारी चीज़ें देख रहा है, और उसने ना बड़ा एक फैंसी सा सेटअप बनाया है कि उसने ऐसे बस किया और सारे सब एजेंट्स रन होना शुरू हो गए हैं एक टास्क के लिए। तीसरा होता है कि जब उसे पता लग जाता है कि यार इन लाइक इतनी मैंने एमडी फाइल्स बना ली हैं कि वो मेरा कॉन्टेक्स्ट ब्लॉट होने लग गया लिटरली। हम्म। और वो कुछ कर कोई मुझे ना सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, लेकिन मेरे टोकन्स खर्च हो रहे हैं क्योंकि ये सारी एमडी फाइल्स रीड करनी पड़ रही हैं उसको। तो वो भी एक ऐसा पॉइंट होता है कि वो दोबारा वो पहले रूट्स में जाने लग जाता है कि जस्ट टॉक टू इट, जस्ट टॉक टू दी एआई व्हाट यू नीड फ्रॉम इट एंड इट विल डिलीवर। हम्म। तो आई थिंक वो this whole setup, while it has its uses and while it has its viability, when used properly, it also demands a lot of tokens. So someone who's very experienced with it, they'll know how to not use it every time, not overuse it. So that's also a thing to keep care of. So yes, that is something that जिसमें आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए इन तरह की चीज़ों से। सही है, सही है। और तेरा कर्सर का तुमने एक्सपीरियंस किया हो इन यूजिंग इट, या तुमने बिल्कुल भी कर्सर इस्तेमाल ही नहीं किया? यार कर्सर में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ही है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं था। और जितने भी मैंने एजेंटिक डेवलपर्स देखे हैं जिनको मेरे से भी ज़्यादा आती है, देव ऑल्सो हैव द सेम टाइप ऑफ एक्सपीरियंस विद कर्सर, के हम्म। कर्सर इज़ द शिटिएस्ट टूल टू हाँ, यूज़। यस, एग्जैक्टली। कर्सर जो है वो जो है ओवर कॉम्प्लिकेट कर देता है चीज़ों को, जो कि बिल्कुल मतलब कि मैनुअल सी होती हैं, और आउट ऑफ नथिंग प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जी, आपका बग है जी, यस। सिस्टम है, तो ये सीन है। हम्म। खैर, ठीक है यार, दिस हैज़ बीन अ वेरी, एक तो वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, और दूसरा एक जो तुम ये इसी जो एजेंटिक जो टूल्स हैं, बिकॉज मेरा इनसे तो इतना वास्ता नहीं होता, तो इट्स रियली नाइस टू लर्न कि भाई ये क्या होते हैं आपके टूल्स। आई एम श्योर देर इज़ अ लॉट मोर डेप्थ वी कैन गो इनटू, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो फिर बहुत लंबी हो जाएगी पॉडकास्ट, और मेरी स्पेस ख़त्म हो जाएगी कैमरा की। तो एंड पे यार मैं तुम्हारे से एक ये सवाल पूछूंगा कि देखो, तुम ने ग्रेजुएट किया था 25 में, अब 2026 हो गया, ठीक है। टू अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग आउट ऑन सी एस, और मतलब कि वो या नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट हो रहा है, या वो अभी यूनिवर्सिटी हो, चाहे 1 to 8 सेमेस्टर में हो अभी, ठीक है, या जो बंदा हु इज़ इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द सी एस राउट, तुम उसको क्या एडवाइस दोगे टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हिज और हर फियर्स के यार ये तो एआई ने सारा गायब कर देना है, जैसे कि आपका ये एंथ्रोपिक का सीईओ हर उसको मतलब कि 2 हफ्ते उसका मैसेज आ जाता है कि जी सारे वाइट कॉलर जॉब्स चले जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम अबाउट दिस? आई थिंक सॉफ्टवेयर स्पेस में ना शुरू में भी यही एक डिमांड थी कि यू नीड टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नॉट अ गुड प्रोग्रामर। और अब एआई के एडवांसमेंट के थ्रू भी यही अब एक डिमांड है कि यू नीड टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नॉट अ गुड प्रोग्रामर। अगर कोई सीएस करना चाहता है ना, उसको मेरी एडवाइस यही होगी कि पहले 3 सेमेस्टर आपने मेहनत करनी है उसमें, ट्राई नॉट टू यूज़ एआई, क्योंकि वो बहुत बेसिक स्टफ़ होता है दैट बिल्ड्स योर फाउंडेशंस।
और उसके बाद अगर आपने यूज़ करना भी है ना एआई को, तो ट्राई टू यूज़ इट इन योर यूनिवर्सिटी लाइफ, ट्राई टू यूज़ इट एज अ टीचर, एज अ कोलेबरेटर विद यू। हम्म। और कभी उस पर डिपेंड बिल्कुल ना करने बैठ जाएं कि सारी चीज़ें उससे करवा रहे हैं, आपको नहीं पता कि कोड में हो क्या रहा है। जब भी आप एआई यूज़ करें ना, तो पहला रूल ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि फाइनल कोड में हो क्या रहा है। एटलीस्ट उससे पूछते हैं या ऐसे ही पूछते हैं कि क्या हो रहा है, वो बता देगा आपको। तो अब आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको सिंटैक्स और बहुत ना एडवांस फ्रेमवर्क्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं रही। कि पहले जैसे होता था कि मर्न स्टैक अगर आपको आता है तो आप बहुत ही बड़े चैंपियन समझे जाते हैं हम्म। वेब डेवलपमेंट के। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपको कोई स्टैक आना चाहिए। आपको जो कोर टू थिंग्स है ना जो आपको आनी चाहिए, वो ये है कि एक आपके डिज़ाइन पैटर्न्स अच्छे होने चाहिए, आपको एसडीएलसी में सब कुछ पता होना चाहिए कि शुरू से लेकर एंड तक क्या प्रोसेस होता है और उसमें कहाँ पे कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ होते हैं हमारे। आई थिंक डिज़ाइन पैटर्न्स एक ना बहुत ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड एनालिसिस इज सब्जेक्ट के बहुत लोग ना उसको अनसीरियस ले जाते हैं, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम्म। आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ का। दूसरा जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट तो एज इन नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन सिस्टम आर्किटेक्चर है। उसमें ये होता है कि आप पढ़ते हैं कि यार अच्छा, अगर मैंने जो मेरा वर्जन कंट्रोल है गिट के थ्रू, वो कैसे करना है। अगर मैंने कोई सिस्टम बनाना है, उसमें सर्वर कैसे सेटअप करना है, मैंने डेवऑप्स की साइड कैसे देखनी है, मैंने बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, कैसे चीज़ें हैंडल होती हैं, टोकन्स क्या होते हैं। आई थिंक सिस्टम आर्किटेक्चर अगर आपको आता है और अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न्स और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एनालिसिस आपका अच्छा है, आई डोंट थिंक इन दो चीज़ों के अलावा अगर आपको कोई बहुत फैंसी लैंग्वेज नहीं भी आती, आप बहुत अच्छे कोडर नहीं हैं, लेकिन ये दो चीज़ें आपकी पक्की हैं। तो अगर आप इन दो चीज़ों को एआई के साथ मिला लेना कि मगर मतलब अपना सिंटेक्स वगैरह वो एआई से लिखवाएं, कोड एआई से लिखवाएं, लेकिन ओनरशिप आपकी हो, क्योंकि आपको ये दो चीज़ें आती हैं, आपने आर्किटेक्चर खुद बनाया है, हम्म। आपको पता है क्या चीज़ यूज़ करनी है कहाँ पे, क्या डिज़ाइन पैटर्न होना चाहिए। आई थिंक यू कैन बी अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम्म। ठीक है, तो you don't need to worry about the fancy languages, you don't need to worry about the fancy frameworks, you don't even need to worry about AI killing your job. AI is not gonna kill your job, it's just gonna take the donkey work away. हम्म। जो आपने करना है, आपका काम है बी ए गुड आर्किटेक्ट, बी ए गुड सोल्यूशन आर्किटेक्ट, बी अ गुड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। जो आर्किटेक्ट होता है उसका काम होता है आर्किटेक्चर बनाना, जो एक्चुअल में इमारत बनानी होती है वो मज़दूरों ने बनानी होती है। तो ये आपका मज़दूर है, आप सिर्फ आर्किटेक्ट हैं। हम्म। तो आपने आर्किटेक्ट वाला काम ही सीखना है। तो दैट इज़ माई एडवाइस। सही है, सही है, वेरी गुड एडवाइस यार, वेरी गुड एडवाइस। हाँ यार, आई मीन दैट्स ऑल ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड। सॉरी फॉर द डिसकनेक्शंस, वो मेरी गलती है, वो मुझे फिर स्पेस फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट में आई ट्राई बेटर कि मैं वो ये ऐसे मसले ना हो। तो अगेन थैंक यू यार इकराम फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। आई नो ये यू एक तो वेलकम। काफ़ी लंबी भी चली गई है। तो हाँ, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for watching the Dani J podcast. Take care and Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।